हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, पीवाईक्यू सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। और फिर से जो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं वो लोग ये देखें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया। ऐसा नहीं है कि इस पेपर में पूछा गया या ये किसी दूसरे स्टेट का पेपर है तो आपके स्टेट में नहीं आ सकता, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, धीरे धीरे ये पीवाईक्यू 2 है, पीवाईक्यू 5 आएगा, 6 आएगा, वहां पर आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा कि पीवाईक्यू से ही मैक्सिमम क्वेश्चन। मैं 100% नहीं बोल रहा, 100% इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एमसीक्यू की कोई भी लिमिट नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं इनको राइट डाउन करते जाओ, ठीक है, और समझते चलो। कोई भी डाउट या प्रॉब्लम आती है मुझे कॉल या मैसेज करें। तो चैप्टर वाइज वेटेज मैं दे ही रहा हूं स्टार्टिंग में। जो लोग पहले वीडियो देख चुके हैं उनको वो पता है, और जो लोग अभी देखेंगे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। अलग अलग चैप्टर का अलग अलग वेटेज है और हर स्टेट में वेरी कर रहा है। इवन सेम स्टेट में कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब इस साल और नेक्स्ट ईयर लगातार देखें तो थोड़ा बहुत वेरी हो जाता है। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर से इतना ही आएगा, हाँ, लेकिन कितना आएगा, 8 से 10 नंबर का रहेगा, वो एक आइडिया लग जाता है यहां से। हाउ टू राइट आंसर, यही सबसे मेन चीज है जो कि आप लोगों को समझनी है कि पॉइंट्स क्या देने हैं। अंदर का जो कंटेंट है वो मैं यहां पे भी आपको डिटेल में दे रहा हूं, क्यों? ताकि आप लोग उसको डिटेल में समझें, है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, जिन बच्चों को बोरियत लगे वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके आगे हो जाएं, ठीक है। और जिनको लगता है कि नहीं सर को समझना, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझे इस बात को। डिटेल का देने का मतलब क्या है, जो एक आप लोगों ने है ना सुना होगा करके कि हम लोग याद करते हैं सागर जितना, पढ़ते हैं सागर जितना, याद रहता है गागर जितना, है ना, यानी कि मटके बराबर, और लिख के आते हैं ग्लास जितना या कप जितना। तो बहुत कम लिख पाते हैं जब उतना पढ़ते हैं। तो इसीलिए डिटेल में ही पढ़ना चाहिए। और यही क्वेश्चन जो लास्ट मोमेंट में बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी वजह से पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अच्छे से जाइए। ये जो 5 क्वेश्चंस एट मिनिमम 5 पेपर जो मैं कराऊंगा उनको आप अच्छे से करके जाइए, इजीली पास हो जाएंगे। 40-50 नंबर बहुत आराम से आ जाएंगे। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनका तो काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा। यही मेन है, आपका स्कोर खींचेगा। क्यों? कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी 50-60 पे आ जाता है और वहीं पे कुछ बच्चे 80 से 90 नंबर ले आते हैं। वो ये पॉइंट डिसाइड करेंगे आपके, ठीक है ना। आप प्रोफेशनल कोर्सेज में है तो थोड़ा सा डिटेलिंग चाहिए होती है। पेपर हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे ये डिपेंड करेगा आपके स्टेट पे, ठीक है। हिंदी में कैसे लिखना है इसका भी मैं आप लोगों को एक डेमो दूंगा, क्योंकि हिंदी में कुछ वर्ड्स होते हैं खास, ठीक है। आज नहीं तो कल, 1-2 दिन के अंदर एक पेपर, सेम पेपर जो पुराना मैंने इंग्लिश में डिस्कस किया है उसके 1-2 क्वेश्चंस मैं हिंदी में डिस्कस करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि हिंदी में लिखा कैसे जाता है। हाउ टू सॉल्व एमसीक्यू। देखो बेटा, एमसीक्यू आप एक तरीका तो ये है, एक चैप्टर से 300-400 एमसीक्यू पढ़ के जाइए। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इक्का दुक्का फंस जाते हैं। अदरवाइज जितना भी पेपर में यहां कराऊंगा आप लोग देखेंगे एमसीक्यू 4-5, 7-8 तक तो कई बार रिपीट हो जाते हैं, बट ज्यादातर एमसीक्यू हर बार बदल जा रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू की कोई लिमिट नहीं है, कहीं से भी पूछ सकते हैं बना करके, ठीक है। और बाद बाकी इसकी जो पीडीएफ वगैरह है, यानी कि हम आगे बात करें, जितना भी हम यहाँ पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे लगभग 7+ पेपर का डिस्कशन रहेगा। कोशिश रहेगी और ज्यादा मेरे पास पेपर आ जाएंगे। बच्चों से मैं बोल रहा हूँ अपने अपने स्टेट्स के सारे पेपर मेरे को सेंड कर दो, मैं सारा डिस्कस कर दूंगा, तो हर बच्चे को फायदा हो जाएगा। तो मिनिमम मेरे पास जो है कुछ लगभग बच्चों को आए हुए हैं, 7+ पेपर डिस्कस करेंगे। और रिकॉर्डेड वीडियो जितना भी यहाँ पर यूट्यूब पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लस चीजें और रहेंगी, ठीक है। वो रिकॉर्डेड वीडियो और चैप्टर वाइज वेटेज। देखो, चैप्टर वाइज वेटेज जो यहाँ दिखा रहा हूँ वो एक अलग हो गया, जैसे कि यहाँ पे हो गया इस तरह से वेटेज, लेकिन जो पीडीएफ आपको रहेगी, करते हैं क्या कहते हैं ऐप के अंदर, वहां पर चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पे पूरे जो 30-40 क्वेश्चन है उसको चैप्टर 1 में कितने आए हुए हैं, 2 में कितने आए हुए हैं, इस तरीके से ब्रेक किया हुआ है। और पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाई जाएगी, और ये आपको ऐप में मिलने वाला है सारा कुछ, ठीक है, जिसका प्राइस 300 रुपीज रहेगा। ओके, चलें आगे। तो आप लोग देख सकते हैं, अब ये जो पेपर में सेकंड डिस्कस करने जा रहा हूं, ये कोई स्टेट है क्या? ओके, ये कर्नाटका का है। था तो मैंने मेंशन कर दिया, जैसे स्टेट का होता है तो मेंशन कर देता हूं मैं। अच्छा, इस पेपर का ये जो ओरिजिनल पेपर है वो भी मैं आप लोगों को ऐप में अपडेट कर दूंगा, इससे आपको ये ना लगे कि मैंने मन से बना दिया है। मन से नहीं है, सब आपका
उसका। अच्छा ये नहीं कि जो इस स्टेट में आ गया दूसरे स्टेट में नहीं आएगा, हर जगह आ सकता है। ये चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा। देखो इस स्टेट में क्या हुआ है, चैप्टर नंबर 1 को बिल्कुल छोड़ ही दिया है, 0 हो गया। 2 से 3 नंबर का है, 3 से 4 नंबर का है, 4 से 5 नंबर का है, 5 से 9 नंबर का। इसको मैंने पिछली बार मेंशन किया था। चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। 7 से 10 नंबर का है, तो देखें 8 और 10 और 9 19 मार्क्स का हो गया। और एक जो मैंने आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया था, वो शायद लास्ट टाइम कौन सा बताया था मुझे ध्यान नहीं। यहाँ से देखो 9th, फिर आपका 11th, ये ऐसे जगह है। यानी कि अगर आप ये 4 चैप्टर अच्छे से कमांड है, मैं ये नहीं कह रहा ये इंपॉर्टेंट है। 5 और 7 तो एकदम फिक्स है, पढ़ने ही पढ़ने। यहां से मान के चलो मिनिमम आप कम से कम 15 नंबर प्लस का आना ही आना है, 5 और 7 का मिला करके। इसके बाद 11 और 12 इसमें थोड़ा सा रहता है, वेरी करता है। मैं लास्ट जब 5 PY की हो जाएंगे तो मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल ये 2 चैप्टर जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग चैप्टर नंबर 5 और 7 बिल्कुल घोट के पीजिए। 15 नंबर आपके प्लस में आएंगे आपके बहुत इजीली। ठीक है, चले आगे। बाकी मैं चैप्टर तो सारे ही पढ़िए जो लोग पढ़ रहे हैं। देखो मैं जब बोलता हूं कि इतना मिनिमम पढ़िए, ये उन बच्चों के लिए कहता हूं जो अब लास्ट में तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वेटेज है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ओके, ये पेपर कौन सा 2023 का है। ठीक है, तो कौन सी ईयर का है, किस स्टेट का है, फर्क नहीं पड़ता। जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं वो आप लोग करेंगे। ठीक है, उनको अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। अब देखो यहां क्वेश्चन क्या हुआ है, क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम। ये बच्चा कई बार समझ ही नहीं पाता और इसका आंसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स। यहां पर जो आंसर्स हैं वो बच्चों ने ज्यादातर क्या कर दिया, एक्सियल और अपेंडिकुलर, यानी कि जो बोन्स है हमारे 206 वो लिख करके आ गए हैं। गलत आंसर था वो, और इसीलिए उनके नंबर कट गए थे। क्या टाइप्स ऑफ बोन्स बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप्स हैं, एक लॉन्ग बोन है, फ्लैट बोन होती है जो स्टर्नम की है, देन शॉर्ट बोन होती है, सिस्मॉइड बोन है। ये आपको मेंशन करना था। ठीक है, यहां पर जब जिस ईयर में पेपर आया था, डिस्कशन में किया था मैंने लाइव क्लास के अंदर अपनी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्यों बच्चों को गलत हो गया और बच्चों को सही लगते हुए भी गलत हो गया, तो ये चीज समझनी है हमको। ठीक है ना, कहां पर गलती हुई ये चीज भी समझनी। अब यहां पे कुछ नहीं, अगर ये समझ में आ गया है तो कुछ नहीं करना। अगेन मैं बेटा हमेशा बोलता हूं, आपकी शुरुआत हमेशा डेफिनेशन से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए, डेफिनेशन से। पूछ रहा है नहीं पूछ रहा हमें मतलब नहीं, शुरुआत डेफिनेशन से करेंगे आप, स्कोर अच्छा करना है तो। ठीक है ना, मेरी बातों को जो बच्चे फॉलो करेंगे और जब आप उनका रिजल्ट आएगा, मैं उम्मीद करूंगा वो लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं क्या रहा, कैसा रहा और कितना असर पड़ा उनके नंबर पे। ठीक है, बोन इज अ रिजिड कैल्सिफाइड, हार्ड होता है, कैल्सिफाइड कैल्शियम होता है उसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू है। देखो डेफिनेशन बहुत आसान होती है। क्या है, हार्ड होता है, कैल्शियम होता है इसके अंदर, कनेक्टिव टिश्यू है, सपोर्ट करता है बॉडी को, बचाता है हमारे ऑर्गन्स को और हेल्प करता है मूवमेंट में। उसके जो काम है उसी से ही डेफिनेशन बन गई। और डेफिनेशन वेरी कर जाती है, कुछ डेफिनेशन फिक्स होती है, कुछ डेफिनेशन वेरी करती है। ठीक है, मतलब बना सकते हो आप उनको अपने हिसाब से अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है। ऑलमोस्ट ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी, देखो मैं फिर कह रहा हूं, मैं यहाँ पे चीजों को थोड़ा डिटेल लेकर चल रहा हूं क्योंकि HAP में बच्चों को काफी दिक्कत भी है। फिर बता रहा हूं, अभी रिपीट नहीं करूंगा। जिन लोगों का पढ़ा हुआ है, जो लोग फटाफट आगे पढ़ सकते हैं, वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके देखें जिनको समझ में आ रहा है। जिन लोगों को नहीं कहना नहीं सर हम आराम से देखेंगे क्योंकि हम लास्ट में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं आराम से डिटेल करता हुआ चल रहा हूं। बाकी बच्चे इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें जिन लोगों को पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल बोन्स ऑफ द बॉडी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेन टाइप्स। 5 प्रकार में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। किसके आधार पे 5 पे, उसका शेप कैसा है, उसकी लंबाई कैसी है, शॉर्ट है कि फ्लैट है, इरेगुलर है, इरेगुलर ऐसे कोई शेप ही नहीं है, इरेगुलर होगी, या सिस्मॉइड है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, यहां पर आपको एक एक लाइन में इसको डिफाइन करना है और उसका एक एग्जाम्पल देना है, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल। लॉन्ग बोन, दे हैव ग्रेटर लेंथ देन विड्थ, इनकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। ठीक है, अब इतना भी लिख दोगे तब भी इसकी डेफिनेशन कवर है और एक एग्जाम्पल दे दो। बट जैसा कि मैंने कहा कि मैं क्या कवर कर रहा हूं, जो बच्चा एकदम टॉप पर है, टॉप, मैं देखो टॉप पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बच्चे के पास पूरा साल उसने पढ़ाई करी है। ठीक है, मैं बीच में बातें थोड़ी एक्स्ट्रा बोलता जाता हूं, आपको कुछ बच्चों को लगता होगा कि सर एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, वो इसीलिए बोल रहा हूं ताकि आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब ये पूरा डेफिनेशन समझो, मैंने जैसे कहा कि आप इतना लिख दोगे। अब जो बच्चे
कम पढ़ के पास हो जाना चाहते हैं तो वो इतना लिख दो। जो बच्चे नहीं हमें मेरिट बनानी है, अपना स्कोर करना है, क्योंकि उनको है लालसा है पढ़ने की, स्कोर की, तो बच्चे फिर पूरा लिखें। ठीक है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। किसी का उद्देश्य सिर्फ पास होना है, उसका बिजनेस सेटअप है, किसी का उद्देश्य नहीं, हमको पढ़ना है, उसको आगे अपना पढ़ाई की फील्ड में बहुत अच्छा करना है। दोनों का एम अलग अलग है। तो जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं वो भी दिमाग से तेज है, जिसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं वो भी दिमाग से तेज है। मैं हमेशा कहता हूं फर्क सिर्फ इतना होता है, जिसने 8-10 घंटे पढ़ाई करी उसका स्कोर थोड़ा ज्यादा आता है, जिसने थोड़ी कम पढ़ाई करी उसका स्कोर कम आता है। ठीक है, तो ये डिटेलिंग का जो मेरा पर्पस होता है वो यही होता है। साथ साथ में डिटेलिंग का पर्पस एक और होता है, आपका एमसीक्यू ना छूट जाए कोई भी। ठीक है, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। इसके अंदर शाफ्ट होता है। शाफ्ट मतलब जिसको जैसे है ना एक तरह का हैंडल टाइप का, ये जो बीच का हिस्सा होता है इसको हम लोग शाफ्ट बोल देते हैं। ठीक है, एंड अ वेरिएबल नंबर ऑफ एक्सट्रीमिटीज, ये थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड आ गया, और एपीफाइसिस, अलग अलग जिसके एंड होते हैं। आप देख सकते हो जैसे ये इसका उभार निकला हुआ है, ये उभार निकला हुआ है, ये उभार निकला हुआ है। तो एक्सट्रीमिटीज बहुत सारी होती हैं और इसी एक्सट्रीमिटीज को हम लोग एपीफाइसिस भी कहते हैं। जिन बच्चों को पढ़ने में दिक्कत रही है कि इसका क्या मतलब है वो समझाता चल रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, एंड आर स्लाइटली कर्व्ड, हल्की सी कर्व भी रहती है, उनमें थोड़ा सा झुकाव रहता है फॉर स्ट्रेंथ के लिए। ठीक है ना, एग्जाम्पल आ गया फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिब्यूला। शॉर्ट बोन्स, इसका टी गायब हो गया। दे आर समवट क्यूब शेप। ठीक है, ये कुछ कुछ क्यूब शेप की होती है शॉर्ट बोन एरिया हमारे पास। आप इतना भी लिखोगे, दे आर ऑफ शॉर्ट क्यूब शेप एंड नियरली इक्वल इन लेंथ एंड ब्रेड्थ। ये एक दूसरी प्रॉपर्टी आ गई इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉन्ग बोन्स क्यों कहा गया है? लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। शॉर्ट बोन क्यों कहा गया है? क्यूब शेप है, लंबाई चौड़ाई बराबर है। एग्जाम्पल दे दोगे, कार्पल्स जो कि हमारी कलाई में पाई जाती है, टार्सल्स जो कि हमारे एंकल्स में पाए जाते हैं, पैरों में। ठीक है ना। देन फ्लैट बोन्स, दे आर जनरली थिन, ये पतली होती हैं, कंपोज्ड ऑफ टू नियरली पैरेलल प्लेट्स, यानी कि दो एक समान इस टाइप से पैरेलल प्लेट्स होती हैं इसके अंदर। देखें जरा फ्लैट बोन का कोई एग्जांपल। ठीक है, ये देखो फ्लैट बोन्स, ये लगभग ये है ना पैरेलल प्लेट से, पैरेलल प्लेट चलती हैं, दो पैरेलल लाइन टाइप की दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। ठीक है, पैरेलल प्लेट्स होती हैं। स्कल बोन आ गया, रिब्स आ गई हमारी, स्टर्नम आ गया, स्कैपुला आ गया। अब बेटा ये नाम अगर आपको नहीं आ रहे हैं कि कहां कहां होते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी, मतलब डिटेल वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। इर्रेगुलर बोन्स, दे हैव कॉम्प्लेक्स शेप। कॉम्प्लेक्स मतलब काफी आड़ा तिरछा शेप होता है। कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू एनी ऑफ द प्रीवियस, जो पहले 3 करे उनमें कहीं पे भी फिट नहीं बैठते। ठीक है, दे वेरी इन अमाउंट ऑफ स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट। ठीक है, इसके अंदर स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन जो होता है, बोन्स की जो वैरायटी है, टिश्यूज के अंदर हमने पढ़ा था स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट दो प्रकार के बोन्स होते हैं। ठीक है, तो वो अलग अलग अमाउंट में इसके अंदर पाया जाता है। इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आप कोई बोन बता रहे हो, बोन उसका शेप हो गया और ये उसकी प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, बतानी पड़ती है, तो आप शेप बता के भी छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल वर्टिब्रे जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, और हिप बोन्स आ गए हमारे पास। सेस्मॉइड, शेप्ड लाइक ए सीसेम सीड, जो सीसेम सीड होता है उसके शेप की तरह होता है। डेवलप इन सर्टेन टेंडन्स वेयर देयर इज कंसिडरेबल फ्रिक्शन, टेंशन एंड फिजिकल स्ट्रेस। कुछ टेंडेंस में ये डेवलप होता है जहां पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन, टेंशन या फिजिकल स्ट्रेस पाया जाता है, जैसे कि पाम, हमारे पाम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, सारा काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या आ गया? पटेला या नी केप। ठीक है, तो सिस्मॉइड बोन हो गया हमारे पास। तो ये टाइप्स ऑफ बोन्स, बच्चों के आंसर क्यों गलत हुए थे? वो लोग स्कल की बोन लिख के आ गए थे, एक्सियल वाला लिख के आ गए थे, और अपेंडिकुलर बीच की बोन और साइड की बोन लिख करके आ गए थे। इसकी वजह से उनका ये आंसर गलत हो गया था। अब ठीक है, तो बात समझ में आई कि क्यों क्वेश्चन सही है, कुछ क्यों क्वेश्चन गलत है। एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मान के चलो कि ये हर साल आने वाला सवाल है, इसको तो घोट के पी जाओ आप। अब ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, इसको आप डिफाइन कर देंगे। ब्लड क्लॉटिंग, कोगुलेशन, जिसे हम कोगुलेशन भी कहते हैं, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इन विच ब्लड फॉर्म्स अ सॉलिड क्लॉट, एक सॉलिड क्लॉट बना लेता है, थक्का बना लेता है खून का, जिसको हम फाइब्रिन मैश भी कहते हैं, एट द साइट ऑफ इंजरी, जहां चोट लगती है। ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा खून ना बहे। अब सिंपल देखो, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपकी दो चीजें रहेंगी। आपको ये बिल्कुल एज इट इज, आप कुछ ना करें, 3 नंबर 5 नंबर जो भी सवाल है, आप ये वाला चार्ट याद करके लिख दें। ठीक है, देखो 2 तरीके से क्लॉटिंग स्टार्ट होती है।
एक होता है इंट्रिंसिक बॉडी के अंदर से, एक होता है एक्सट्रिंसिक बॉडी के बाहर से। इंट्रिंसिक पे क्या होता है, जैसी चोट लगती है तो सरफेस कांटेक्ट, अंदर से सरफेस हमारा एक तरह से हम लोग कांटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ चोट लगी भाई, अंदर की चीज बाहर आ गई ना। तो ये देखो 12A में बदल गया, 12A 11 को 11A में बदल देगा। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, दीज आर द क्लॉटिंग फैक्टर, 12, 11, ठीक है, 9, ये क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। इनके नाम दे रखे हैं, आप नाम लिख के आ सकते हैं। 11A में, देन 9th में, और जो 9th है वो 10th को 10th में बदल देता है इन प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8 और कैल्शियम की मौजूदगी में। ये कॉमन पाथवे होता है। एक्सट्रिंसिक बाहर से बात करें, टिश्यू का डैमेज होता है, ठीक है, TF टिश्यू फैक्टर्स, टिश्यू डैमेज होंगे, टिश्यू फैक्टर रिलीज होते हैं, और साथ साथ में जो 7 है वो 7A में कन्वर्ट हो जाता है, वो 10th को 10th A फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है। ये आपको एज इट इज लिख के आना है और कुछ नहीं करना। और जो 10th A है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। थ्रोम्बिन क्या है हमारा, 2A कहलाता है, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 है, जो A का मतलब होता है एक्टिव फॉर्म में आ गया। और ये जो एक्टिव फॉर्म है ये 12th को 13th A में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। अब जो फाइब्रिनोजेन फैक्टर 1 है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है, और फाइब्रिन को 13A स्टेबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दे रहा है। ये बस याद करना है, इसको कास्केड इफेक्ट भी कहते हैं, कि एक बार स्टार्ट हो गया तो पूरा चलता चलेगा, लंबी सी एक चेन प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मतलब जो क्लॉटिंग हो रही है वो कोई एक स्टेप नहीं, मल्टीपल स्टेप होता है, कई सारे कैल्शियम इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। कैल्शियम याद रखेंगे, कौन सा आयन इस यूज होता है, कैल्शियम यूज होता है, ठीक है। कॉमन पाथवे याद रखेंगे। उसके बाद जितने भी फैक्टर्स हैं उनके आप नाम लिख देंगे यहाँ पर, और कुछ नहीं। इसको मतलब अलग से कर देना, ये चार्ट मैंने नोट्स में दे रखा था तो यहाँ पे मैंने एज इट इज कर दिया। इसी को आप क्या करोगे, लिख सकते हो अगर आपको लिखने का मन है तो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इंट्रिंसिक पाथवे ट्रिगर होगा इनसाइड से, इसमें ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात समझनी है, इंट्रिंसिक पाथवे में कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। यहाँ से आपका MCQ भी आ सकता है कि इंट्रिंसिक के अंदर 12 है, 11 है, 9 है, 8 है और कैल्शियम आयन है, यानी कि उसमें 2 नहीं है, 10 तो खैर कॉमन हो गया, और 1 नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकता है MCQ में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंट्रिंसिक पाथवे क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। ये स्लो प्रोसेस होती है, 2 से 6 मिनट लग जाते हैं इसमें। देन एक्सट्रिंसिक ट्रिगर्ड बाय ट्रॉमा आउटसाइड द ब्लड वेसल, ठीक है, जो ट्रॉमा है ना, चोट वगैरह लगती है। डैमेज टिश्यू रिलीज टिश्यू फैक्टर 3 रिलीज होता है, इसके अंदर 7 और कैल्शियम इन्वॉल्व होते हैं। रैपिड प्रोसेस होती है, 15 सेकंड के अंदर स्टार्ट होता है, इसीलिए बहुत तेजी से क्या होता है, ये हो जाता है, क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दोनों मिल करके फैक्टर 8 को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर वो पूरी कहानी वही लिखी हुई है यहाँ पर, उसी जो पीछे लिखी हुई थी वो सारी कहानी यहाँ लिखी हुई है। कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन, क्लॉट रिट्रैक्शन रिपेयर, क्लॉट डिसोल्यूशन। अच्छा ये देख लेते हैं, फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई, हमारा क्लॉट बन गया। यहां पर एक्स्ट्रा आगे मैंने क्या लिखा हुआ है वो बताता हूं। हमारा क्लॉट हो गया, यहां तक भी आप लिखेंगे तब भी चलेगा। ये मैंने बताया क्लॉट रिट्रैक्शन एंड रिपेयर, रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। क्लॉट जो है रिट्रैक्ट करता है, सिकुड़ना स्टार्ट करता है। कई बार देखना चोट लग जाती है तो हल्का सा खिंचाव होता है, बड़ा दर्द सा होता है, वो खींच करके क्या कर रहा है, चोट को बंद कर रहा है। टू पुल, खींचता है जख्म के एजेस, किनारों को टुगेदर, साथ में, ताकि क्लॉटिंग ना हो। प्लेटलेट रिलीज प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर विच हेल्प्स इन वेसल रिपेयर। तो प्लेटलेट क्या कर रहा है, वेसल्स को रिपेयर कर रहा है। वेसल्स मतलब जो हमारी नसें वगैरह हैं। देन फाइनली क्लॉट डिसोल्यूशन, जो क्लॉट बना है वो अंदर बाहर दोनों तरफ बना हुआ है। अब जो अंदर जो क्लॉट बना हुआ है वो कहां जाएगा, बाहर का तो पपड़ी जम जाती है, आपको देखा आप लोगों ने, अंदर वाला क्लॉट कहां जाएगा। वो अगर क्लॉट रह गया तो वो ब्लड में फ्लो करके आगे ब्लॉकेज कर सकता है, हार्ट में या ब्रेन में, हेमरेज, ब्रेन में जाएगा तो हेमरेज हो सकता है, सॉरी वो नसों को ब्लॉक करता है, और हार्ट में जो आर्टरीज वगैरह ब्लॉक हो सकती है। तो आफ्टर हीलिंग, जब हीलिंग हो जाती है, प्लाज्मिनोजेन इज एक्टिवेटेड टू प्लाज्मिन। दिस इज द 1 मार्क्स क्वेश्चन, आपका MCQ है जो कि आपको परेशान कर सकता है एक्स्ट्रा में। प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटेड होता है प्लाज्मिन में बाय टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, प्लाज्मिन डिसॉल्व फाइब्रिन एंड क्लॉट रिमूव्ड। तो क्या चीज क्लॉट को रिमूव करवाती है, दैट इज प्लाज्मिनोजेन। जो क्लॉट दोनों तरफ से बना ना, अंदर से बाहर से देखा था हम लोगों ने, तो अंदर वाला क्लॉट तो ब्लड में रहेगा ना,
वो कैसे डिसॉल्व होता है, दैट इज प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसलिए था यहां पर क्योंकि यहां से आपका एमसीक्यू आने का चांस है, बिल्कुल एमसीक्यू बनता है। अब डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो आपको एक हार्ट का अच्छा सा डायग्राम बनाना है, जिसको जैसा बनाना आता है, और उसके 4 चैम्बर्स और वाल्व्स एंड सेप्टा। अब बात समझो, 4 चैम्बर, ऊपर वाले आर्ट्रियम हो गए, ठीक है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, नीचे वाले राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आ गए। देन वाल्व्स, यहां पर क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहां पे बाइकस्पिड वाल्व है, ठीक है, एंड सेप्टा, ये बीच का जो पार्टीशन है, ऑरिकल को जो डिवाइड करता है, और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो वेंट्रिकल को डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को 3-4 चैम्बर्स, वाल्व और सेप्टा आपको क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं, एक अच्छा सा डायग्राम प्रैक्टिस करनी है। अब डायग्राम आप लोगों ने जैसे मर्जी प्रैक्टिस कर रही हो, अच्छा सा डायग्राम आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आपने कौन सा डायग्राम प्रैक्टिस किया है आप मेरे को भेज सकते हैं इस नंबर पे, मैं बता दूंगा कि वो डायग्राम आपका कंप्लीट है या नहीं है। ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस, और जैसे मैंने कहा कि कौन कौन सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मैं उसको जैसे 5 हमारे कंप्लीट हो जाएंगे पीवाईक्यू, मैं इंपॉर्टेंट डायग्राम का एक अलग से लिस्ट बना करके आपको 2 मिनट का वीडियो बता दूंगा। अब तो चैम्बर बताने, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। आर्ट्रियम ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है थ्रू सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये जो वेना केवा है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, यहां से सुपीरियर से मतलब जो सर होता है यहां से ब्लड आता है, इंफीरियर से पूरी बॉडी का ब्लड आता है, यहां पर ब्लड आ गया। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ये पंप करता है, अच्छा, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट जो आर्ट्रियम है रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड करता है लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है बॉडी में थ्रू एरोटा। तो ये 2-4 बातें आपको लिखनी है। सेप्टा पार्टीशन की बात करें, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, ये दोनों आर्टरियों के बीच में पाया जाता है, जो आर्टरिया होती है हार्ट के बीच में, जो आर्टरिया है यहाँ बीच में पाया जाता है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम मतलब डिवीजन। ठीक है, वाल्व्स की बात करें तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, जिसके अंदर ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है। ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पर पाया जाता है, ट्राइकस्पिड और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, जो कि राइट के बीच में होता है। लेफ्ट के बीच में यहाँ पर बाइकस्पिड 2 होते हैं उसके अंदर फ्लैप्स जैसे, तो इसलिए बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। देन हमारे पास आता है सेमिलुनर वाल्व। सेमिलुनर वाल्व क्या होता है, एक पल्मोनरी वाल्व है, एक ऑर्टिक वाल्व है। पल्मोनरी वाल्व, सेमिलुनर वाल्व क्या होता है, जब हमारा वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं, सॉरी ये वाली जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वापस बैक हो गए इसमें ना आ जाए, तो यहां पर ना वाल्व्स रहते हैं। क्या रहते हैं, वाल्व्स रहते हैं जो बंद हो जाते हैं। ठीक है, पहली बार हमको अगर आप लोगों को प्रोसेस याद हो, ऑरिकल पंप करते हैं, वेंट्रिकल में जाता है, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, तो लब साउंड आता है। फिर जब सेमिलुनर वाल्व बंद होते हैं, यानी कि वेंट्रिकल्स प्रेस करते हैं और ब्लड को भेजते हैं बॉडी के अंदर, तो ये सेमिलुनर वाल्व बंद होते हैं, तो साउंड डब आता है। ठीक है, ओके, पल्मोनरी वाल्व हो गया, आर्टिक वाल्व हो गया। ब्लड वेसल्स कनेक्टेड टू हार्ट, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, जो कि ब्लड को लेके आती हैं, ब्रिंग ब्लड टू राइट आर्ट्रियम। पल्मोनरी आर्टरी ये कैरी करती है ब्लड को लंग्स के पास, यानी कि लंग्स में लेके जाती है। पल्मोनरी वीन्स ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लेफ्ट आर्ट्रियम में। एरोटा ये डिस्ट्रीब्यूट करती है ब्लड को बॉडी में। तो यहां पर देखो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अगर दिक्कत है थोड़ी सी, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ी प्रोसेस भी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को हार्ट को लेकर के। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये देखो, बॉडी से ये आया इंफीरियर वेना केवा, बॉडी से ब्लड यहाँ से आया, और ये ब्रेन से ऊपर से आ गया ब्लड, और यहाँ से जो हमारे पास वो है ब्लड है, यानी कि जो आर्ट्रियम था यहाँ से कहाँ गया, वेंट्रिकल में गया, और इस वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, हार्ट के लंग्स के पास। और यहाँ पर जो ब्लड है वो आता कहाँ से है, यानी कि इसके अंदर जो ब्लड आएगा वो लंग्स से आएगा। ये ब्लड लंग्स में चला गया, लंग्स में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेकर के ब्लड इसमें आ गया,
यहाँ पे एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो ऑरिकल है इसमें ब्लड आया ब्रेन से बॉडी में, यहाँ से कहाँ गया, वेंट्रिकल में, और इस वेंट्रिकल से कहाँ चला गया हमारे पास, ये चला गया लंग्स में। ठीक है, लंग्स में उसने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेकर के कहाँ आया वो, लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। ये कहाँ से, फ्रॉम लंग्स, और ऑरिकल से कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से कहाँ चला गया, बॉडी में। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहती है। अभी यहाँ पे जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जिन लोगों उनको नहीं आ रहा होगा, जिन लोगों ने पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी प्रोसेस जब आएगी तो डिटेल कर दूंगा मैं। फिर आपको इसमें लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल्स, ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के अंदर। हार्ट के अंदर कितनी, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, मतलब जो जिसका हार्ट बना होता है, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली एपिकार्डियम होती है, बीच वाली मायोकार्डियम होती है, यही मेन होती है और सबसे थिकेस्ट होती है। ये एमसीक्यू आया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। और सबसे अंदर की एंडोकार्डियम, जो सबसे अंदर की लेयर होती है। मायोकार्डियम मेन होती है, यही मेन कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का काम करती है, ठीक है। देन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो जो वाल्व्स होते हैं मसल्स के, वो अपनी पोजीशन में रहे, है ना, खुले फिर बंद हो जाए, उसको पोजीशन में रखने के लिए समझ लो कि धागे नुमा, धागे की जैसा एक थ्रेड जैसा टाइप की चीज होती है, जिसको हम कहते हैं कॉर्डे टेंडिने, जो वाल्व्स को मसल्स के साथ बांध के रखती है, और पेपिलरी मसल्स जो कि वाल्व को बैक फ्लो, पीछे की तरफ मुड़ने से रोक देती है, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो ये एक बार को ना भी बताएं तो यहां तक आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन करना ही करना है। फिर से क्या क्या चीजें बताएंगे आप, चैम्बर्स के बारे में, चैम्बर्स हो गया, देन सेप्टा, फिर वाल्व्स, और फिर कौन कौन सी ब्लड वेसल्स मेन में आ रही हैं। हो गया हार्ट का स्ट्रक्चर, मोर देन इनफ, 5 मार्क्स का आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कहा ना, जैसे हम PYQ 5 में आएंगे हमारा लेक्चर बहुत छोटा हो जाएगा। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिवर, ये हम लोग चैप्टर 9 का, ये हम लोग PYQ 1 में क्वेश्चन नंबर 33 में कवर कर चुके, तो यहाँ पे नहीं करवा रहा मैं, सेम क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ पर। इस तरीके से आप जब PYQ 5 में आएंगे आप देखेंगे मोर देन 60-70% क्वेश्चन हमारे कवर्ड है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, थोड़ी डिटेलिंग करनी पड़ रही है, और जो टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी डिटेल में समझ में आना चाहिए, जो लोग पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब यहां पर अगर किसी बच्चे को स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, वो फंक्शन भी लिख के आ जाएगा, तो यहां कम से कम उसको 2 से 2.5 नंबर मिल जाएंगे। 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे फिलहाल, 2.5 नहीं कहेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। स्ट्रक्चर का यहाँ पे 3 मार्क्स रहेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं स्ट्रक्चर यार गड़बड़ है, तो फंक्शन लिख के आइए फिर आप, ठीक है। चलिए स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ब्रेन से कनेक्टेड रहता है पीछे से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ब्रेन से सीधा नीचे यहाँ पीछे तक जाता है। डेट लाइज विद इन द वर्टिब्रल कैनाल, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी के बीच का वर्टिब्रल कैनाल होता है, उसमें रहता है। कनेक्ट द ब्रेन विद रेस्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन को पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है। अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या होता है, एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लैंगेटा टू L1 L2 वर्टिब्रा, यानी कि मेडुला ऑब्लैंगेटा से यहां से स्टार्ट होता है हमारा कौन, स्पाइनल कॉर्ड, और L1 L2 वर्टिब्रा, आपको पता है गर्दन में जो हड्डी पाई जाती है रीढ़ की, उसे लंबर वो कहते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक और कमर वाली को लंबर कहते हैं। तो लंबर वर्टिब्रे में जो 1 और 2 वर्टिब्रा होता है वहीं तक ही जाती है, इसकी लंबाई उसके आगे नहीं होता है। इसकी लंबाई लगभग 47 सेंटीमीटर है। क्या कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर कर रहे हैं। ये वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहता है, वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। इसका एक डायग्राम देखो, इस टाइप से मैं दिखाता हूँ, अगर वाला डायग्राम है क्या ये, अच्छा ये तो स्पाइनल कॉर्ड का है, ठीक है। रीजन कहाँ पे रहता है, ये हमारे नेक में पाया जाता है, सर्वाइकल रीजन में होता है, थोरेसिक चेस्ट में होता है, लंबर लोअर बैक में होता है, सैक्रल पेल्विस तक इसके कुछ पार्ट्स हल्के फुल्के रेशे टाइप के जाते हैं। इनलार्जमेंट की बात करें, देखो स्ट्रक्चर है, इनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, आप देख रहे हो ये ऊपर के हिस्से में थोड़ा सा ऐसे फूला हुआ सा लग रहा है, नीचे के हिस्से में थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है, तो इनको इनलार्जमेंट कहते हैं। यहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जो कि हमारे ऊपर हाथ है, चेस्ट है या
साइड की चीजों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं। ये हमारी लोअर पैरों को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी यहां से नर्व्स निकलती है। तो इनलार्जमेंट क्या है, इसके दो नोटिसेबल स्वेलिंग्स होती हैं, फुलाव होते हैं। सर्वाइकल इनलार्जमेंट इन द नेक रीजन, ये नेक में पाया जाता है, वेयर नर्व्स कंट्रोलिंग द आर्म्स कनेक्ट, आर्म्स को कंट्रोल करने वाली सारी नर्व्स यहाँ कनेक्ट हो जाती हैं। और लंबर इनलार्जमेंट इन द लोअर बैक, ठीक है, बैक में पाई जाती है, वेयर नर्व्स कंट्रोलिंग द लेग्स, जो लेग्स को नर्व्स कंट्रोल करती हैं वो यहां पर आकर के कनेक्ट होती हैं। देन रीजन हो गए, इनलार्जमेंट हो गए कोनस मेडुलरिस। स्पाइनल कॉर्ड आखिरी में आकर के ना इसे टैपर टाइप में, ठीक है, इस टैपर टाइप में खत्म होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कोनस, कोन जैसा बन रहा है, तो कोनस मेडुलरिस द टैपर्ड कोनिकल एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ, उसका खुद का जो टैपर एंड है उसको कहते हैं। देन कॉर्डा इक्विना नाम है, आपको पढ़ने पड़ेंगे। कॉर्डा इक्विना कुछ और नहीं होता है, जैसे कि आपने वो देखा ना घोड़े की पूंछ रेशेदार होती है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड यहां पर तो मोटा मोटा खत्म हो गया, उसके नीचे आपको इस टाइप से घोड़े की पूंछ जैसे रेशे टाइप में इसमें एंडिंग होती है, इसकी एक्चुअली नर्व्स होती हैं ये, ठीक है, नर्व्स समझ रहे हो, नर्व्स, ठीक है, जो न्यूरॉन कह सकते हो, तो ये नर्व्स होती है। तो मीनिंग हॉर्स टेल, कॉर्डा इक्विना का मतलब ही हॉर्स टेल होता है। दिस इज द बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व्स, यहां पर तो पूरा एक साथ बंच में था, ये यहां से नर्व्स निकलती हैं और एक गुच्छा जैसे दिखाई पड़ता है। एंड नर्व रूट्स दैट एक्सटेंड बिलो द एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसके आखिरी में एंड के नीचे दिखाई पड़ता है लाइक ए डैंगलिंग पोनीटेल, घोड़े की पूंछ होती है उसके समान नर्व्स दिखाई पड़ती है। तो ये इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। तो स्ट्रक्चर से समझना आसान हो गया। PYQ 1 में स्ट्रक्चर नहीं थे तो थोड़ा बच्चों को दिक्कत आ रही थी। तो आपको क्या क्या शो करना है, कहां कहां पर ये पाया जाता है, किन किन हिस्सों में, इसके इनलार्जमेंट के बारे में, कोनस मेडुलरिस, कॉर्डा इक्विना। टफ नहीं है स्ट्रक्चर, बच्चे कहते हैं सर स्पाइनल वाले में समझ में नहीं आता, कुछ नहीं है, दिमाग में डालना है। एक पॉइंट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इनलार्जमेंट, कोनस मेडुलरिस, कॉर्डा इक्विना, समझ में आ गया है तो अपने दिमाग से बना के लिखिए, ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं। देन प्रोटेक्टिव कवरिंग, तो पहली हेडिंग के अंदर यानी कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था उसमें ये सारी चीजें थी। और कवरिंग की बात करें तो जैसे कि मेनिंजिस हम लोगों ने कवर करे थे ना, ब्रेन के 3 मेनिंजिस होते हैं यानी कि कवरिंग होती है, पायोमीटर, ड्यूरामीटर, वैसे ही वो कवरिंग यहां तक एक्सटेंड करती है। इसके ऊपर भी 3 कवरिंग पाई जाती है, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड मर्डर और पायोमीटर, सेम जैसा ब्रेन के ऊपर होता है, जैसा ब्रेन में होता है सेम वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये टफ होता है, आउटरमोस्ट लेयर होता है, ये वेब लाइक मिडल लेयर। वेब क्यों कहते हैं, इसके अंदर रेशे जैसे निकले रहते हैं, ये लेयर रहेगी, इसमें ऐसे ऐसे रेशे जैसे रहते हैं जो कि होल्ड करने में हेल्प करते हैं। पायोमीटर द थिन डेलिकेट इनर, ये छुप गया है थोड़ा सा, इनर लेयर दैट डायरेक्टली स्टिक टू द कॉर्ड, ये सबसे अंदर की होती है और बहुत नाजुक होती है और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट कनेक्ट में होती है। तो आओ देखें जरा, ये देखो सबसे ऊपर ये वाली लेयर ड्यूरामेटर, फिर उसके अंदर की लेयर अरेक्नॉइड मैटर और सबसे अंदर की लेयर पायोमीटर, ठीक है ना। ये स्पाइनल मेनिंजिस कहलाती है, स्पाइनल कॉर्ड की लेयर्स कहलाती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है। अब इसके अंदर जाएं, जो हमारा मेन स्पाइनल कॉर्ड है, काटें तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ठीक है। ये देख रहे हो, इसमें बटरफ्लाई शेप होता है, बटरफ्लाई शेप आपने पढ़ा होगा। तो ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि अब ये वाला हिस्सा दिखा रहे हैं, बहुत जरूरी है ये समझना, यही मेन हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। और बच्चों को यहाँ समझने में थोड़ी दिक्कत भी आती है, ध्यान से देख ले बेटा, लिखना पड़ेगा, डायग्राम नहीं बनाने आप लोगों को, लेकिन बहुत ये पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आता है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, और नहीं करना चाहते तो ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। तो लेकिन समझ ले, बहुत टफ नहीं है, आप दिमाग में रखें आपको क्या क्या पॉइंट देने हैं, 1 2 3 पॉइंट, पॉइंट के अंदर कौन से सब पॉइंट देने हैं, पॉइंट्स को दिमाग में रखिए। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी क्रॉस सेक्शन, हमने काटा इसको। इंटरनली स्पाइनल कॉर्ड हैज ए डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ बटरफ्लाई शेप, बटरफ्लाई शेप का एक अलग सा पैटर्न दिखाई पड़ता है हमको, ग्रे मैटर सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर, ठीक है। ये जो ग्रे वाला पार्ट है, अच्छा, ग्रे मैटर सराउंडेड बाय व्हाइट, जो व्हाइट वाला पार्ट है वो ये बीच का जो ग्रे पार्ट है उसके आसपास दिखाई पड़ता है। अब ये ग्रे और व्हाइट का क्या चक्कर होता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की वजह से होता है। क्या होता है ये, कौन बताएगा, कमेंट करोगे, क्या होता है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड?
चलिए न्यूरॉन्स में आएगा तब हम इसको डिटेल में करेंगे, यहाँ पे हमारा डिटेल अलग हो जाएगा। ग्रे मैटर की बात करें, द बटरफ्लाई और एच इन द सेंटर, ये आपका एमसीक्यू भी आता है, ठीक है। एच शेप का है ये, हम देख सकते हैं इस टाइप से एच दिखाई पड़ रहा है हमको, ये सेंटर में होता है। ये कंपोजिशन, ये मुख्य रूप से इसमें जो न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स एंड अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स पाए जाते हैं। यानी कि हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन आपको याद है, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो इसमें सेल बॉडी और क्या है, डेंड्राइट्स ये होते हैं। और ये देखो, ये जो लेयर इसके ऊपर इस टाइप से पाया जाता है ना, जिनके ऊपर ये पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं माइलिनेटेड, ये कवरिंग जो होती है, ठीक है। तो जिनके ऊपर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिनके ऊपर ये कवरिंग नहीं होती उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेशन सेंटर है फॉर रिफ्लेक्सेस। जो भी रिफ्लेक्स आते हैं, मतलब ठंडा गर्म छूते हैं हम लोग, उसको प्रोसेस करता है और फिर उसी हिसाब से सिग्नल आगे सेंड करता है। डिवीजन की बात करें, बात समझना, ये डिवीजन बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन रहता है, बहुत ध्यान से समझना। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल, बात समझना। डॉर्सल मतलब पीछे का हिस्सा, ये वेंट्रल होता है फ्रंट, डॉर्सल पीछे होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड अगर ऐसी मेरी बॉडी में लगी हुई है ये, तो जो पीछे से निकलेगा वो डॉर्सल, जो आगे से निकलेगा वो वेंट्रल। तो होता क्या है, ये देखो, न्यूरॉन्स जो पीछे की तरफ से आ रहे हैं वो डॉर्सल कहलाते हैं, जो आगे की तरफ से जा रहे हैं वो वेंट्रल कहलाते हैं। तो डॉर्सल हॉर्न, हॉर्न क्या है, हॉर्न यहाँ पे वो नहीं है, बजाने वाला हॉर्न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉर्न एक तरह से कहते हैं ना, जैसे सींग टाइप का रहता है, ठीक है। तो उसके वहां से वर्ड निकला ये, द बैक विंग ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की बैक विंग। दीज कंटेन न्यूरॉन दैट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी। यानी कि बॉडी, ये आगे जाके तो एक हो गया, ये जो भी बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन्स आए, हमने गर्म छू लिया, ठंडा छू लिया, जो भी है, वो सिग्नल यहाँ से आते हैं और यहाँ से फिर यहाँ डिवाइड हो जाते हैं और ये यहाँ भेजे जाते हैं, यहाँ पर प्रोसेस होते हैं। और हमको हाथ हटाना है, नहीं हटाना है, क्या करना है, यहाँ प्रोसेस होने के बाद वो सिग्नल यहाँ भेज दिए जाते हैं और यहाँ से फिर वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो मेरी ये वाली न्यूरॉन है, ये क्या हो जाएगी, एफरेंट, और ये हो गई इफरेंट, और यहाँ पर ये मिक्स्ड हो जाती है, दोनों कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सेंसरी इंफॉर्मेशन में कौन कौन आ गया, टच, पेन, टेम्परेचर। वेंट्रल यानी कि एंटीरियर हॉर्न। द फ्रंट विंग, इसको हम विंग बोल सकते हैं ना, विंग पंख जो होता है, ऑफ द बटरफ्लाई। दीज कंटेन सेल बॉडीज, यहाँ पर मुख्य रूप से सेल बॉडी पाई जाती है न्यूरॉन की, ऑफ अ मोटर न्यूरॉन दैट सेंड सिग्नल आउट ऑफ द मसल्स, दैट सेंड सिग्नल आउट फॉर द या टू द मसल्स, मसल्स के लिए भेजता है कि क्या काम करना है, हाथ रखे रहो या हटाना है, ठीक है। तो डॉर्सल पीछे वाला हो गया, वेंट्रल आगे वाला हो गया, क्लियर। लैटरल हॉर्न्स present only in the thoracic chest region. These contain neuron that control automatic functions like heart rate and digestion. Autonomic function यानी कि जो खुद से कंट्रोल हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं लैटरल, ठीक है। ये साइड वाला हिस्सा है, ठीक है। नाउ सेंट्रल कैनाल, अगर इसके आप बीच में देखोगे तो आपको ये छेद दिखाई पड़ेगा, इसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल। तो ये है पूरा डिस्क्रिप्शन स्पाइनल कॉर्ड का। अ स्मॉल होल इन द वेरी सेंटर, वेरी मतलब बिल्कुल सेंटर में, एच बटरफ्लाई शेप के, इट इज फिल्ड विद CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड कशनिंग। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवा रहा है और कशनिंग, जो धक्का लग जाता है तो उसको चोट ना लगे न्यूरॉन्स को, ठीक है। तो ये वो काम करता है कैनाल, ठीक है। देखो ये पार्ट जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया है, तो मैं कहूँगा जो सबसे पहला मैंने YouTube पे भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहला जो इसका लेक्चर है उसको आप डिटेल में देखें, वहां से आपको एक एक चीज, न्यूरॉन, नर्व, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, सब कुछ मैंने क्लियर किया हुआ उसके अंदर। बात समझ में आ रही है। अब व्हाइट मैटर की बात करें, द एरिया सराउंडिंग द बटरफ्लाई, ये लेंदी है, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा लेंदी है, मैंने कहा था ना, इसलिए डिटेल में लेके चल रहा हूं। जिन लोगों को समझने में दिक्कत है वो लोग फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। कंपोजिशन, तो क्या करें सर, समझे नहीं, समझने की दिक्कत है, इसलिए कह रहा हूं कि अगर टॉपिक में यहाँ पे जैसे डायरेक्ट चल रहे हैं हम लोग, जिन बच्चों ने डिटेल कर रखा है उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, और जिन बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो रही है तो वो तो पहले थोड़ा डिटेल देख लें।
पर्टिकुलर कुछ टॉपिक होंगे भाई, एक पेपर के अंदर 50 टॉपिक कवर हो रहे हैं, 4 5 6 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको बड़ा दिक्कत दे रहे होंगे, उनकी डिटेल देख लीजिए, आप डिटेल लेक्चर देखिए, यानी कि आपको सारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाइट मैटर की बात करें, इसके अंदर बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, और ये आपका एमसीक्यू है कि भाई ग्रे मैटर में क्या पाया जाता है, माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। तो व्हाइट के अंदर माइलिनेटेड है, ग्रे के अंदर नॉन माइलिनेटेड है। ठीक है, फैटी इंसुलेशन होता है, गिव्स इट्स अ व्हाइटिश कलर, इसकी वजह से इसको व्हाइट कलर मिल जाता है। फंक्शन क्या है, दीज आर द हाईवेज और ट्रैक्स दैट कैरी सिग्नल अप एंड डाउन द स्पाइनल कॉर्ड। इनका मेन काम क्या है, अप एंड डाउन, यानी कि भाई सिग्नल कई बार कुछ प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस यहाँ पर हो गई है वो प्रोसेस ऊपर ब्रेन में भी तो भेजनी है, अब ब्रेन से लेके भी आनी है, तो ये अप एंड डाउन भेजने का काम करते हैं। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं व्हाइट वाले के अंदर, ये ब्रेन में भेजने का और ब्रेन से लाने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। असेंडिंग ट्रैक्ट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन अप टू द ब्रेन। जो असेंडिंग ट्रैक्ट होता है, यानी कि ऊपर लेके जाएगा, वो लेके जा रहा है ब्रेन के पास। ठीक है, जैसे आउच दैट्स हॉट, हमने छुआ गरम, तो स्पाइनल कॉर्ड खुद भी प्रोसेस कर रहा है और ब्रेन के पास भी भेज रहा है, जिससे कि काम और मजबूती से हो। और डिसेंडिंग ट्रैक्ट यानी कि कैरी मोटर कमांड्स, ब्रेन की तरफ से कमांड्स आते हैं, भाई क्या काम करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपको हाथ हटाना है या नहीं हटाना है। ठीक है, तो व्हाइट मैटर के अंदर जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक लेके जाना और फिर ब्रेन से लेके आना, ये काम होता है। स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो रूट्स मैंने बता दिया, एक डॉर्सल रूट है, ठीक है, जो पीछे की तरफ से निकलता है, वेंट्रल रूट जो आगे की तरफ से आ रहा है। ठीक है, देन फॉर्मेशन, ये जो रूट्स होती हैं जुड़ जाती हैं जस्ट आउटसाइड द कॉर्ड। ये जो रूट्स है, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, ये बाहर आकर के जुड़ जाती हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ स्पाइनल नर्व, इसको हम मिक्स्ड नर्व कहते हैं, जिसके अंदर दोनों काम होते हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी का मतलब क्या होता है, सिग्नल ब्रेन के पास लेके जाना, मोटर ब्रेन से जब सिग्नल आता है तो सेंसरी नर्व जो सिग्नल लेके जाएगी, मोटर नर्व जो सिग्नल लेके आएगी। देयर आर 31 पेयर्स, ये याद रखेंगे, हम किसी ना किसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स, हर किसी का जो नाम है उसके ईच नेम फॉर द रीजन ऑफ द स्पाइन दे कम फ्रॉम। जैसे सर्वाइकल से आया तो सर्वाइकल नर्व्स कहते हैं, थोरेसिक चेस्ट से निकल रही थोरेसिक नर्व कहते हैं, लंबर कमर से निकल रही तो लंबर नर्व्स कहते हैं, उसी के हिसाब से उसकी नेमिंग हो रखी है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा बच्चों को लगता है, इसलिए थोड़ा डिटेल भी इसको मैंने बता दिया है, तो आप देख सकते हैं ना हर एक हिस्से से ये नर्व्स निकल रही हैं। ठीक है, अब फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दूसरा पार्ट ये आ गया, वो स्ट्रक्चर खत्म हुआ अभी। ठीक है, डिटेल देखो बेटा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट लिखे और छोड़ दिए। आप लोग देखेंगे आपके क्लास में स्ट्रेंथ होती है, कुछ बच्चों का अच्छा स्कोर आता है, तो यानी कि जब आप इतना पढ़ लेंगे, है ना, सागर बराबर और गागर बराबर याद रख पाएंगे तो ग्लास बराबर कम से कम लिख के आ पाएंगे। ठीक है, फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन कंडक्शन का है, यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे, सिग्नल लेके जाना, सिग्नल लेके आना। असेंडिंग ट्रैक्ट यानी कि सेंसरी पाथवे, इसका काम क्या होगा, ये बंडल होते हैं एक्सॉन्स के इन द व्हाइट मैटर। ये अब पूरी कहानी वही है, वर्ड मिला करके सिग्नल लेके जाएंगे। एग्जाम्पल, सिग्नल्स फॉर टच, टेम्परेचर, पेन, वाइब्रेशन, डिटेल कर दिया है ताकि आप लोग लिखने में आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, ठीक है, हाईवे हो गया और रिफ्लेक्स सेंटर है। दूसरा क्या है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, सिग्नल को लेके आना, मोटर पाथवे। फंक्शन क्या है, दीज बंडल्स ऑफ एक्सॉन कैरी मोटर कमांड डाउन फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से लेके आते हैं बॉडी में, जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो ब्रेन से सिग्नल आ रहा है। ठीक है, ओके। इसमें क्या क्या आ गया, वॉलंटरी मूवमेंट जो हम लोग हमारे कंट्रोल में है, पोस्चुरल एडजस्टमेंट में अपना पोस्चर एडजस्ट कर रहा हूँ, ये सारा काम डिसेंडिंग ट्रैक्ट यानी कि मोटर पाथवे कर रहा है। सिंपल सी बात है, कंडक्शन, सिग्नल लेके जाना, सिग्नल लेके आना, इसको आप अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिफ्लेक्सेस, ये आपका अलग से 3 और 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, और डिटेल भी मैंने दूसरे पार्ट में किया हुआ है, किसी एक PYQ में ये है, अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिफ्लेक्सेस क्या होता है, छुआ, हाथ हटा लिया। ठीक है, आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्लास 11th में होगा, आपने कोई चीज छुई, सिग्नल गया, सिग्नल देखो मैंने क्या कहा, सिग्नल आया कहाँ, पीछे से डॉर्सल रूट से आया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने उसको प्रोसेस किया और आगे भेज दिया। ये तो आगे भेज ही दिया इसने, हम अपना हाथ हटा रहे हैं, साथ साथ में ब्रेन के पास भी भेज देता है, तो ब्रेन से और स्ट्रॉन्ग कमांड आती है फिर। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम होता है इसका, हाथ हटा लेते हैं, यही हमारा क्या, रिफ्लेक्स।
द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्डर, हम देख भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे, अचानक से हाथ लगा, हमने हाथ हटा लिया, दिस इज द रिफ्लेक्स। ठीक है, और ये जो आर्क जैसा बन जाता है इसी को हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड कैन प्रोसेस सर्टेन रिस्पॉन्सेस, कुछ रिस्पॉन्सेस को प्रोसेस करता है एंटायरली ऑन इट्स ओन, खुद ब खुद से करता है, ब्रेन की जरूरत भी नहीं पड़ती है, विदाउट वेटिंग फॉर द ब्रेन, ब्रेन के सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही हाथ हटवा लेता है। ठीक है, दीज आर नोन एज स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। द रिफ्लेक्स आर्क, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। टू सेव टाइम द सिग्नल फॉर ए रिफ्लेक्स डज नॉट गो ऑल द वे टू द ब्रेन, टाइम बचाना है हमें, गर्म चीज को छुआ है और कोई चीज बहुत गर्म है, सिग्नल नो डाउट बहुत मिली सेकेंड्स में जा करके आएगा, उतनी देर में हाथ जल सकता है, तो बॉडी ने अपना मैकेनिज्म तैयार कर रखा है, हम ब्रेन को बाद में इन्वॉल्व करेंगे, पहले हाथ हटवाएंगे। ठीक है, तो हमें टाइम बचाना है। द सिग्नल फॉर रिफ्लेक्स डजंट गो ऑल द वे टू द ब्रेन, पूरा ब्रेन में नहीं जाता है, इट टेक्स शॉर्टकट इन द स्पाइनल कॉर्ड कॉल्ड अ रिफ्लेक्स, ये थोड़ा सा मिट गया है, आर्क, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म कई बार पूछा जाता है। सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं डिटेक्ट स्टिमुलस, गर्म या ठंडा को स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं। द सिग्नल एंटर्स द स्पाइनल कॉर्ड, सिग्नल कहाँ एंटर करेगा, स्पाइनल कॉर्ड में एंटर करेगा वाया डॉर्सल रूट। अब डॉर्सल रूट समझ में आता है, यानी कि पीछे के रास्ते से, इंस्टेड ऑफ गोइंग अप टू द ब्रेन, ब्रेन में डायरेक्ट जाने के बजाय इट साइनेप्स डायरेक्टली विद मोटर न्यूरॉन, वो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन से साइनेप्स करता है, कनेक्ट करता है इनसाइड द ग्रे मैटर, ग्रे मैटर के अंदर। द मोटर न्यूरॉन इमीडिएटली सेंड्स अ सिग्नल बैक टू द वेंट्रल रूट, जो ये होता है ये डायरेक्ट वेंट्रल रूट में सिग्नल भेज देता है। ठीक है, और वहां से मसल्स के पास पहुंचती है, द मसल कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, हाथ को पुल कर लेती है और हटा लेती है, इससे पहले बिफोर द पेन सिग्नल इवन रीचेस योर ब्रेन, इससे पहले कि दर्द का सिग्नल ब्रेन तक जाए, क्योंकि दर्द तो ब्रेन ही एहसास करेगा ना, वो हाथ को हटा लेता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या है इसके, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिंपल एक्टिविटीज, कुछ और भी काम, बेसिक मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग एंड पोस्चर, वर्क विद ब्रेन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, जो हम चल रहे हैं और जो हमारा पोस्चर बन रहा है उसमें भी हेल्प कर रहा है, और ब्रेन के साथ मिलकर काम करता है, ताकि हाँ जो भी हमारी बॉडी काम कर रही है वो बहुत ही अच्छे से कर पाए। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मेरा क्या है, कोऑर्डिनेशन बन रहा है, मैं सोच रहा हूँ, सोच करके मेरे टंग पे आ रहा है, मेरे को वही वर्ड निकालने हैं, कई बार जीभ लड़खड़ा जाती है, तो ये क्या कोऑर्डिनेशन बिगड़ेगा, तो ऐसे होगा। कुछ ऑटोनोमिक फंक्शंस भी करता है, जैसे ब्लैडर का कंट्रोल है। ठीक है, ब्लैडर का रिलैक्स होना, यूरिन जो निकलता है, बाउल मूवमेंट, ठीक है, पॉटी वगैरह जो हो रही है, स्वेटिंग पसीना जो आ रहा है, ये सारी चीज़ों को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट हो गया ये। आप नेक्स्ट ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ ईयर एंड राइट इट्स फंक्शन। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब ईयर का डायग्राम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ईयर बोला, देखो लास्ट जो हमने क्वेश्चन पढ़ा पेपर था उसमें इंटरनल ईयर का डायग्राम पूछा था, यहाँ पर ईयर बोला है, तो मैंने यहाँ पर ईयर बना करके उसका इंटरनल ईयर को इलैबोरेट करने के लिए कह रहा हूं मैं, जिससे कि थोड़ा सा टीचर को अच्छा लगेगा। अदरवाइज आप सिंपल ईयर का डायग्राम बना सकते हो, जहां पर आपको आउटर ईयर यहां से लेके यहां तक, फिर इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर के अंदर 3 जो बोन होती है कान की, मैलियस, इनकस और स्टेपिस, और फिर ये इनर ईयर आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन इसके 2 ही हैं, कोई और खास फंक्शन है नहीं, एक सुनने का काम करता है ये, ठीक है, दूसरा बैलेंस और इक्विलिब्रियम, जिसको हम वेस्टिबुलर फंक्शन भी कहते हैं ना, हमारी बॉडी का पोस्चर बना के रखता है। गोल 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 घुमा दो तो कान का फ्लूइड भी गोल गोल घूमता है, तो हम लोग फिर थोड़ी देर के लिए हिलते रहते हैं। तो काम 2 ही है, ये सिंपल था। अब आपको कहो कि फंक्शन सर इसके, तो फंक्शन 2 ही है, आपका चाहे 5 नंबर में आ जाए, हाँ 5 नंबर में अगर आएगा फंक्शन तो क्या करोगे बताओ फटाफट। अगर कहता है राइट द फंक्शन ऑफ ईयर और 5 नंबर में आ गया और आप इतना लिख के आ गए, नंबर मिला 1, आप कहोगे सर आपने तो इतना ही बताया था, गलत। फिर आपको दिमाग लगाना है, अरे 5 नंबर में आया है, इसका फंक्शन पूछ रहा है, तो आपको हियरिंग को पूरा एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे हियरिंग करता है ये, बैलेंसिंग भले ना करना बट हियरिंग पक्का करके आना। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये थोड़ा सा आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड भी पेपर में रखना है। बात समझ में आ रही है? अब इससे सिंपल ये चैप्टर नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट भी है, और यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेम द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड मेंशन देयर फंक्शंस। यहां पर आपको कुछ नहीं करना,
एड्रेनल ग्लैंड्स की बात कर रहा है तो एड्रेनल ग्लैंड्स के 3 हिस्से होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, आउटर, मिडल और इनर। ठीक है ना। किस प्रकार के हार्मोन होते हैं, मेन हार्मोन कौन से हैं और उनके फंक्शन, ये चार्ट बना के आ जाना है, खेल खत्म। ठीक है। बाद बाकी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो। एड्रेनल ग्लैंड्स छोटी सी ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड होती है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ ईच किडनी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल मतलब रीनल के ऊपर पाए जाने वाली, रीनल मतलब किडनी। पार्ट्स की बात करें तो इसका आउटर पार्ट है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है स्टीरॉयड हार्मोन। द एड्रेनल कॉर्टेक्स हैज 3 लेयर। ठीक है। जो कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, हर एक खास प्रकार का हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है। देन एड्रेनल मेडुला है, उसके 2 पार्ट हैं, सॉरी पार्ट नहीं है, ये कैचिकोलामाइंस नाम के केमिकल सिक्रीट करता है, जिसमें 2 कैटेगरी आती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। क्लियर है। और उनके फंक्शन, अच्छा फंक्शन जैसे इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, 2 भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। मैं पूरे लिखवा रहा हूं, क्यों, किस फंडे पे, पढ़ाई हमेशा इसी फंडे पे करो और ये रियलिटी है, आप हो चाहे मैं हूं। जब इतना सारा पढ़ेंगे इतना सा याद रहेगा और इतना लिख के आप पाते हो फिर। ठीक है। तो पढ़ो ज्यादा। ठीक है। अभी हमारे पास 6 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन मस्कुलर टिश्यू, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन स्ट्राइटेड मसल। अब ये सिंपल था, मस्कुलर टिश्यू को डिफाइन कर दो। अब यहां पर आप 2 काम कर सकते हो और वो 2 काम क्या है, 1 मिनट। ओके, रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है, डन। तो देखो मस्कुलर टिश्यू, यहां पर आप एक और काम कर सकते हो। सबसे पहले शुरुआत कर सकते हो कि टिश्यू क्या है, फिर टिश्यू को डिफाइन कर दोगे, देन मस्कुलर टिश्यू को। मसल टिश्यू क्या होते हैं, खास प्रकार के टिश्यू होते हैं जो कि इन बॉडी के अंदर दैट इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मसल सेल्स पाए जाते हैं जिनको कि हम मसल फाइबर भी कहते हैं। ठीक है। और उनके अंदर प्रोटीन फिलामेंट्स पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन, जो कि एक्चुअल में काम करते हैं मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का, विच स्लाइड पास्ट ईच अदर, है ना, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अगर पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा तो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अंदर अंदर चले जाते हैं। जैसे ये मेरा इतना लंबी मसल है, ठीक है, तो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं ये, और ये छोटा हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट कर गया ये। मसल्स 3 प्रकार की होती हैं, स्ट्राइएटेड, धारीदार, नॉन स्ट्राइएटेड यानी कि इनवॉलंटरी, और हार्ट मसल्स। तो यहाँ पर केवल नॉन स्ट्राइएटेड का पूछा है। यहाँ पर अगर आपको नॉन स्ट्राइएटेड अलग से समझ में नहीं आ रहा है तो जिन बच्चों ने लेक्चर मेरे देखे हुए हैं या लाइव क्लास पढ़ी हुई है, तो वहाँ पे मैंने तीनों का कंपैरेटिव टेबल बना रखी है। आप वो कंपैरेटिव टेबल बना के आ जाइएगा, तब भी काम चल जाएगा। या केवल नॉन स्ट्राइएटेड वाला पार्ट यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्पिंडल शेप के होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, ये आपका एक एमसीक्यू रहेगा। शेप आपका एमसीक्यू रहेगा, मतलब पूछा जा सकता है। विदाउट स्ट्राइएशन, इसके ऊपर धारियां नहीं होती हैं। इनवॉलंटरी कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारा पेट का मसल्स हैं, हमारा हार्ट की मसल्स हैं। लोकेशन की बात करें तो हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, हॉलो मतलब जहां पे गैपिंग रहती है, ब्लैडर, ब्लड वेसल्स, यहां पर ये पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो रेगुलेट करते हैं डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन, ब्लड वेसल को कंट्रोल करेंगे। मूव सब्सटेंस थ्रू द हॉलो ऑर्गन, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं स्टमक के अंदर, या जो कफ वगैरह होता है उसको मूव कराने में हेल्प करते हैं। कंट्रोल फ्लो इन डक्ट, यानी कि बाइल डक्ट, यूरिनरी डक्ट, उसके फ्लो को भी ये कंट्रोल करते हैं। मेन फीचर्स की बात करें तो इसके ऊपर धारियां नहीं है, ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट। धारियां क्यों नहीं दिखती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो एक्टिन और मायोसिन है उनका अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। अगर आप लोगों को याद हो, इस तरीके से जो हमारी वैसी मसल्स होती है उसमें प्रॉपर इस तरह से अरेंजमेंट रहता है एक्टिन और मायोसिन का, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बट कैन सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट होकर के रह जाती है लंबे समय तक, फिर धीरे से रिलैक्स होंगी। ठीक है। देन इनरवेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इनरवेटेड मतलब कंट्रोल कौन करता है इनको, ब्रेन का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये इसका पार्ट हो गया खत्म। 3 नंबर में अब आप कहोगे सर इसमें देखो डिफाइन मस्कुलर टिश्यू, आपका ये 1 मार्क्स का, राइट टू शॉर्ट नोट ये 2 नंबर का। आप कहो इसमें 3 पेज भरने, तो पेज का कोई मसला नहीं है यहाँ पर। ठीक है। राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड फंक्शन,
बहुत सिंपल क्वेश्चन, कंपोजिशन देना आपको। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है, बहुत सारे काम करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट करने का हमको बचाता है, इसके अंदर WBC वगैरह पाया जाता है, और pH और टेम्परेचर वगैरह को रेगुलेट करता है। ब्लड के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ये चार्ट आपको एज इट इज बना के आ जाना है 3 नंबर में, फिनिश, कुछ नहीं उसके बाद, ठीक है। प्लाज्मा है, उसके अंदर वाटर और डिजोल्व मेटल पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर एरिथ्रोसाइट्स है, यानी कि RBC आपके, WBC जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट PYQ में, और थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स, ठीक है ना। ल्यूकोसाइट्स होते हैं 2 प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स, याद होगा आपको। देन प्लाज्मा के अंदर जो वाटर, प्रोटीन्स और अदर फैक्टर्स के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, ये 3 प्रकार की प्रोटीन, वैसे मोर देन 70 टाइप्स ऑफ प्रोटीन पाई जाती हैं। 3 प्रोटीन एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन आपको पक्के से मेंशन करके आनी है। और इनका काम, ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, ये ग्लोबुलिन एंटीबॉडी बनाता है, फाइब्रिनोजन ब्लड को कोगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर आप यहीं पे थोड़ा चार्ट को एक्सपेंड कर देंगे। और इसी चीज को आपको लगता है कि नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा सर, हम तो लगेगा कि टीचर को और अच्छा खुश करना है, तो फिर आप इसको ऐसे थोड़ा लिखते जाइए। कुछ नहीं, यहाँ पे जो चार्ट था इसको मैंने इस तरह से मेंशन कर दिया। अगर आपको याद है तो आप ऐसे टेबल बना दीजिए। टेबल नहीं बनाना तो कंपोनेंट लिख लिख के, जैसे कंपोनेंट लिखा, वाटर उसके आगे लिख दिया, प्लाज्मा के पार्ट लिख दिए, इनऑर्गेनिक साल्ट लिख दिया, न्यूट्रिएंट लिख दिया, ठीक है ना। प्लाज्मा, उसके अंदर वाटर, प्लाज्मा, इनऑर्गेनिक साल्ट, ठीक है, वाटर, देन प्रोटीन और अदर फैक्टर्स, ये प्लाज्मा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से टेबलेट भी कर सकते हैं, क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, तो मेरे को तो टेबल वाला फॉर्म जाओ चार्ट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसको एज इट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अंदर आप थोड़ी सी चीज़ें और नॉर्मल काउंट वगैरह दे सकते हैं साथ में। कंपोजिशन पूछा है, वो टेबल उसमें चार्ट में कवर हो जाता है, या आप इसको कुछ इस तरह से बना के लिख सकते हैं, चॉइस आपकी, जैसे आपको बेटर लग रहा है, ठीक है। उम्मीद है अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक लाइन में डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, बहुत लंबी लंबी लाइनें नहीं कि समझ में ना आए, आप इसको देख करके लिख लेंगे। चलिए, फंक्शन ब्लड का वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फंक्शन आओ देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाता है। ऑक्सीजन कैसे ले जाएगा, हीमोग्लोबिन की हेल्प से ले जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जो भी खाते पीते हैं, डाइजेशन वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे, जो भी हम खाते पीते हैं वो हमारा इंटेस्टाइन से ब्लड में क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और उनको ले जाकर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, जो भी उसको एब्जॉर्ब करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा सेल से, और किडनी में जाके फिल्टर हो जाता है, वहां से सारा वेस्ट बाहर निकल जाता है। हार्मोन्स जो भी होते हैं ब्रेन, वो ब्लड में डाल दिए जाते हैं, उनको ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी बॉडी में ले जाता है, जहां जरूरत है वहां पे उनको यूज हो जाते हैं वो। हीट डिस्ट्रीब्यूट बॉडी हीट जनरेटेड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, हम लोग दौड़ रहे हैं या मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि वो हीट एक्स्ट्रा जो है बॉडी से बाहर निकल सके। रेगुलेशन की बात करें तो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। वैसोडाइलेशन कैसे कर रहा है, एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट हीट, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि बॉडी का कोई एक पार्ट बहुत ज्यादा हीटअप ना हो जाए। वैसोडाइलेशन करेगा, ब्लड वेसल को फैला देता है, जिससे कि नियर द स्किन वाइडन टू रिलीज द एक्सेस हीट। जो हमारा स्किन होती है, आप देखो बहुत गर्म लगती है कई बार जब बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, क्या कारण है उसका, यहाँ पे ब्लड वेसल फैल जाती है, गर्म पानी उसको फैला दो, हीट तेजी से बाहर निकलती है, ब्लड वेसल फैल जाती है, ब्लड काफी ज्यादा आ जाता है स्किन के पास, तो हीट इजीली हमारी सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाती है। वैसो कंस्ट्रिक्शन, वेसल नैरो टू कंजर्व हीट, सर्दी लग रही है तो यही ब्लड वेसल को वो सिकोड़ देगा, जिससे कि यहाँ ब्लड कम आए और सराउंडिंग में हीट कम निकले, ठीक है। तो बॉडी टेम्परेचर को इस तरह से कंट्रोल कर रहा है ये। पीएच को बैलेंस करता है, प्लाज्मा के अंदर बफर्स पाए जाते हैं जैसे बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, जिससे कि हमारा ब्लड का पीएच मेंटेन रहता है। कैरी अवे एसिडिक वेस्ट प्रोडक्ट लाइक CO2, लैक्टिक एसिड टू लंग्स एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। हमारा जो सेल्स वगैरह है वहां से जितना भी एसिडिक प्रोडक्ट है उसको अगर गैसेस फॉर्म में है तो कहाँ ले जाएगा, लंग्स के पास, ताकि वहां से वो बाहर चले जाए एटमॉस्फेयर में, और सॉलिड फॉर्म में है तो किडनी के पास ले जाएगा, वहां से फिल्टर करवा देगा। फ्लूइड वॉल्यूम को बैलेंस करता है, कैसे, प्लाज्मा मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ब्लड और टिश्यू के बीच में प्रॉपर आदान प्रदान रहे पानी का, क्योंकि सेल से बहुत ज्यादा पानी बाहर आ जाएगा तो स्वेलिंग हो जाती है, तो वो मेंटेन रखता है। रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ब्लड प्लाज्मा मेंटेन
प्रॉपर लेवल्स ऑफ आयंस लाइक सोडियम पोटेशियम, इनके लेवल को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। क्लियर। तीसरा काम प्रोटेक्शन का आ गया। इन्फेक्शन जो भी होता है, व्हाइट ब्लड सेल हमको बचाते हैं, ठीक है, कैसे, फैगोसाइटोसिस से, जो भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं उसे खा पी दे के मार डालते हैं। एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं जिससे कि जो पैथोजेंस है वो न्यूट्रलाइज हो जाए या उनको बर्बाद कर दें। वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ब्लड लॉस, यानी कि हीमोस्टेसिस कहते हैं इसको, सॉरी, ठीक है। ब्लड लॉस कैसे, अगर कहीं कट वट जाता है तो जो प्लेटलेट और क्लॉटिंग फैक्टर है फटाफट आकर के क्लॉट बनाते हैं, तो हमारा ब्लड लॉस होने नहीं देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट हमारे प्लाज्मा में पाए जाते हैं, फॉर्म्स ऑफ ब्लड क्लॉट जिसे थ्रोम्बस भी कहते हैं, एट द साइट ऑफ ब्लड वेसल इंजरी टू सील द वाउंड। अब ये चीज मैंने यहाँ मेंशन कर दी है, आप लोग अपनी लैंग्वेज में बना करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। ये भी थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है जो डिटेल जाएगा, जैसे हमारे पास क्या था, स्पाइनल कॉर्ड था, ठीक है, वैसे ही ये भी ध्यान से, ठीक है। ओके, करें स्टार्ट। चलो, तो लिम्फ नोड की बात करें तो कुछ इस टाइप से नोड्स है ना, छोटे छोटे गांठी टाइप की रहती है, तो जैसे किडनी बीन शेप होता है उसी टाइप का हमारे पास बॉडी में लिम्फ नोड रहता है। इस तरह से अगर ऊपर से देखें तो पूरा इस तरह बंद रहेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं धीरे धीरे। स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, फिर फंक्शन बाद में देखेंगे। लिम्फ नोड क्या होता है, डिफाइन करोगे, एक छोटा सा बीन शेप का ऑर्गन होता है जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। लिम्फेटिक मतलब जो हमारे डिफेंस सिस्टम में काम करता है, फिल्टर करता है लिम्फ को, लिम्फ जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसको फिल्टर करता है और इम्यूनिटी में की रोल, एक खास रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो, ध्यान से समझेंगे इसको, आप इस तरह शेप बना लेंगे और इस तरह से बहुत सारे ये दिखा देंगे, एंट्री दिखा देंगे। लिम्फ जो होता है कई रास्तों से इस नोड के अंदर एंटर करता है, ठीक है, और एक रास्ते से बाहर निकल जाता है। इसके अंदर आकर के यहाँ पर फिल्ट्रेशन वगैरह हो जाती है, चीज़ें, बैक्टीरिया वायरस होता है वो मर जाता है, देखेंगे अभी कैसे। इसी नोड को हमने पार्ट में तोड़ा हुआ है। सबसे ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। इसके थोड़ा सा अंदर वाले पार्ट को कोर्टेक्स कहते हैं, बीच वाले हिस्से को मेडुला कहते हैं, ठीक है। ये जो वेसल्स इसके अंदर जा रही हैं उसको हम एफरेंट वेसल कहते हैं, जो बाहर निकलती है लिम्फ को लेकर के उसे हम इफरेंट वेसल कहते हैं। ये 3-4 चीजें आप बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर शेप बीन शेप का है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल, जैसा कि मैंने बताया अभी, इसके आसपास सराउंडिंग किसकी है, कैप्सूल की है, एक फाइबर का बना हुआ होता है, फाइबर से थोड़ा मजबूत होता है। कैप्सूल सेंड इनवर्स प्रोजेक्शन कॉल्ड ट्रेबेक्युले। ये जो ऊपर का कैप्सूल है ना, ये अंदर ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, इसको हम ट्रेबेक्युले कहते हैं, जिसकी वजह से लिम्फ नोड के अंदर पार्टीशंस क्रिएट हो जाते हैं, दीवारें बन जाती हैं, तो अलग अलग कंपार्टमेंट क्रिएट हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। हैज ए डिप्रेशन कॉल्ड हाइलम। ये एक टाइप का डिप्रेशन है, इसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम से क्या होता है, एंट्री एग्जिट पॉइंट फॉर ब्लड वेसल्स एंड एफरेंट लिम्फ वेसल। इस हाइलम से जो ब्लड वेसल्स हैं और एफरेंट लिम्फेटिक वेसल है वो क्या है, अंदर बाहर निकलती हैं। एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स मल्टीपल वेसल्स होती हैं, जो एफरेंट होती है ये मल्टीपल है, 1 2 देख सकते हो, कई सारी है, 1 2 3 कई सारी होती हैं जो लिम्फ लेकर के लिम्फ नोड के अंदर जा रही हैं, ठीक है। मल्टीपल वेसल दैट ब्रिंग डर्टी लिम्फ इनटू द नोड। गंदा लिम्फ जो है पूरी बॉडी में फ्लो होकर के आ गया है, बैक्टीरिया वायरस जो भी था मार मूर के ले आया है और वो अब इसके अंदर जाएगा। देन इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, यूजुअली ए सिंगल वेसल, ये एक ही वेसल होती है, लोकेटेड एट हाइलम, हाइलम के पास पाई जाती है, ठीक है। वेयर क्लियर लिम्फ एग्जिट, अब यहाँ पे पूरी सफाई हो जाती है और क्लियर लिम्फ बॉडी से फिर उससे बाहर निकलता है, क्योंकि फाइनली जो क्लियर लिम्फ होता है यही जाकर के फाइनली वापस ब्लड में मिक्स होता है हार्ट के पास जाकर के, और ब्लड वॉल्यूम मेंटेन होता है हमारा। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहरी भाग, जैसे मैंने बताया कि ये है इस टाइप से है ना करके, तो जो ये वाला हिस्सा, जैसे कि ये वाला हिस्सा मेडुला हो गया, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, कोर्टेक्स हो गया। दिस एरिया इज पैक्ड विद बी सेल्स, यहाँ पे बहुत सारे बी सेल्स पाए जाते हैं जो कि हमारे क्या होते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं। इट कंटेन जर्मिनल सेंटर विद इन लिम्फॉइड फॉलिकल्स, ठीक है। यहाँ पर देखो डायग्राम है क्या, कोई दूसरा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है,
जैसे ये हमारे पास ये है, तो यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, लिम्फॉइड फॉलिकल्स। फॉलिकल मतलब एक तरह के कह सकते हो वैक्यूल्स, छोटे छोटे से गुब्बारे टाइप के शेप के रहते हैं। इसके अंदर जर्मिनल सेंटर्स होते हैं। ये फॉलिकल हो गया, सेंटर हो गया, विच आर प्राइमरी साइट्स वेयर बी सेल्स मल्टीप्लाई एंड डिफरेंशिएट। यहां पर हमारे बी सेल्स बनते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं व्हेन एन इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड। जब भी लिम्फ कोई इन्फेक्शन मतलब डिटेक्ट होता है या लिम्फ बैक्टीरिया वायरस लेके आता है, तो यही है जहां पर हमारे बी सेल्स बनते हैं और इन सब लिम्फ के अंदर जो भी मौजूद है उसको मार काट के अलग कर देता है। ठीक है, क्लियर। तो ये फॉलिकल, उसके अंदर जर्मिनल सेंटर। पैराकॉर्टेक्स यानी कि मिडल जोन आ गया, लोकेटेड बिटवीन कोर्टेक्स एंड मेडुला। एक और जोन में डिवाइड किया गया है इसको, तो जैसे कि ये हो गया बिल्कुल मेडुला, ये हो गया पैराकॉर्टेक्स, ये हो गया कोर्टेक्स, ये हो गया पैराकॉर्टेक्स। ठीक है, बीच का जोन आ गया। दिस जोन इज प्राइमरली ऑक्युपाइड बाय टी सेल्स। यहां पर बहुत सारे टी सेल्स पाए जाते हैं या डेंड्राइटिक सेल्स पाए जाते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स भी क्या काम करते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस आता है उसको पकड़ के लेके जाएगा, बी सेल टी सेल को दिखाएगा, देखो बैक्टीरिया आ गया, मारना इसको, तो डेंड्राइटिक सेल्स ही होते हैं। ठीक है, इट इज द मेन साइट वेयर टी सेल्स आर प्रेजेंटेड विद एंटीजेंस। यही वो मेन जगह है जहां टी सेल को एंटीजन रिप्रेजेंट मतलब दिखाए जाते हैं कि देखो एंटीजन आ गया, यानी कि बैक्टीरिया आ गया, मारो इसे। ठीक है, एंटीजेंस क्या होते हैं, पीसेस ऑफ वायरस और बैक्टीरिया को एंटीजन कहा जाता है। टू ट्रिगर ए सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट हो सके। यही वो हिस्सा है जहां पे एंटीजेंस टी सेल्स को एक्सपोज करते हैं, लेकिन टी सेल के सामने रखे जाते हैं और टी सेल फिर एक्टिवेट होता है इनको मारने के लिए। सबसे अंदर वाला भाग मेडुला, द सेंटर ऑफ द नोड। ठीक है, तो एक्चुअली यहां से इस टाइप से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मुट्ठी होती है ना, तो बिल्कुल जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको मेडुला कहा जाता है, बाहर वाला हिस्सा कोर्टेक्स होता है। ठीक है, तो मेडुलरी कॉर्ड यानी कि मेडुलरी कॉर्ड क्या होती है, स्ट्रिप्स ऑफ टिश्यू कंटेनिंग एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, मेडुलरी कॉर्ड्स। ठीक है, यहां पर हमको मेडुलरी कॉर्ड्स, एक तरह कॉर्ड मतलब धागा टाइप का रहता है लंबा सा। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे अंदर क्या कहते हैं उसे, लिम्फ वेसल्स अंदर जाती है, तो इसके आसपास इस टाइप से ना पूरा भरा हुआ रहता है, कॉर्ड नुमा रहता है, मतलब उसके आसपास सराउंडिंग रहती है। ठीक है, स्ट्रिप्स ऑफ टिश्यू कंटेनिंग एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। मेडुलरी साइनसेस, लार्ज कैपिलरी लाइक स्पेसेस वेयर लिम्फ फ्लोज बिफोर एग्जिटिंग। यानी कि मेडुलरी साइनसेस क्या होती हैं, ये वो एक तरह के स्पेसेस होते हैं जहां पर पूरा लिम्फ बाहर निकल जाता है। ठीक है, देन these sinuses are lined with macrophages that eat any remaining debris and और pathogens। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, इंटरनल बात हो गई है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो होता क्या है कि जो हमारे पास ये मेडुलरी साइनस एक तरह की गैपिंग है, जितना भी लिम्फ होता है, ठीक है, वो इन गैपिंग में आ जाएगा। जैसे मान लो ये गैपिंग्स है, और कैपिलरी लाइक स्पेसेस वेयर लिम्फ फ्लोज बिफोर एग्जिटिंग, इसके अंदर लिम्फ जाता है बाहर निकलने से पहले। दीज साइनसेस आर लाइंड विद मैक्रोफेजेस, इनके अंदर मैक्रोफेजेस की परत होती है, लाइनिंग होती है, जो कि इन लिम्फ के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस है तो उसको खा जाती है। डेट ईट एनी रिमेनिंग डेब्रिस और पैथोजेंस। ठीक है, बात समझ में आई। यानी कि जो स्ट्रिप्स ऑफ टिश्यू कंटेनिंग एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स, यहाँ इस मेडुलरी कॉर्ड से गुजरने के बाद वो यहाँ आता है लिम्फ, यहाँ पे अगर कुछ बच गया है तो यहाँ के मैक्रोफेज उसे खा पी के खत्म कर देते हैं। ठीक है, साइनसेस ऑफ लिम्फ नोड। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे आते हैं। मेडुलर रीजन हो गया, साइनसेस, इसकी बात करें। हेल्प इन फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ। ठीक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, सब कैप्सुलर साइनस होते हैं जस्ट बिलो द कैप्सूल, कैप्सूल के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। कोर्टिकल साइनस होते हैं विद इन कोर्टेक्स, जो कोर्टेक्स में पाए जाते हैं वहां पे उसको कोर्टिकल साइनस कहते हैं। जो मेडुला में पाए जाते हैं उसे मेडुलरी साइनस कहते हैं। ये जो साइनसेस हैं उसको बताया है कहाँ कहाँ पर ये मौजूद हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये नहीं भी बताओगे तब भी चल जाएगा, यहाँ तक भी अगर आप लिखते हो तब भी ओके है। तो देखो कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं। साइनस जैसे मैंने बताया चीजें हैं, कई बार मेरे को भी लगता है कि बताते हुए चीजें शायद उतना अच्छा आप इमेजिन कर पाओ ना कर पाओ, तो
मेरे को थोड़ा सा लगने लगता है कि थोड़ा सा चीज़ें और होनी चाहिए। देखो जहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, साइनस तो यहाँ पे इस तरह से एकदम नहीं दिखाई पड़ेगा, छोटे छोटे गैपिंग टाइप की होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो। थोड़ा सा और डिटेल में जाना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेडुलरी साइनस की इमेज डालकर गूगल पे एक बार सर्च कर सकते हो, और कुछ नहीं है। केवल कॉन्सेप्ट समझो कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये चीज थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी। फंक्शन की बात कर लें तो बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन, ऑब्वियसली बात है, फिल्टर कर रहा है ना। द मोस्ट इमीडिएट जॉब ऑफ, सबसे मेन काम क्या है लिम्फ नोड का, टू क्लीन द लिम्फ। लिम्फ पूरी बॉडी में घूम के आया, बैक्टीरिया वायरस जो भी था मार काट मचा के आया, और यहां पर उसे फिल्टर होना है। एज लिम्फ फ्लो थ्रू साइनसेस, जैसे ही वो साइनसेस से गुजरता है, इट स्लो डाउन, वो काफी धीमा हो जाता है। एंड मैक्रोफेजेस ईट बैक्टीरिया, वायरस, सेल डेब्रिस एंड इवन कैंसर सेल्स। पूरी बॉडी से जो भी बटोर लाया गंदगी, वो यहाँ पर आकर खत्म होती है। तो ये साइनसेस का बड़ा रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। एक तरह की छोटे छोटे कैविटीज है जिसके अंदर लिम्फ फ्रीली घूमता है, और वहाँ जो मैक्रोफेजेस की लेयर होती है वो खा पी के उसे साफ करती है। इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन हमने यहाँ देखा अभी, ठीक है, कि एंटीबॉडी सिक्रेटिंग बी सेल्स और मैक्रोफेजेस वो सब क्या है, एक्टिवेट होते हैं। तो अ लिम्फ नोड इज द प्राइमरी साइट वेयर योर इम्यून सिस्टम मीट्स एन एनिमी एंड डिसाइड हाउ टू अटैक इट। कह रहा है कि लिम्फ नोड वो मेन जगह है जहां पर आपका इम्यून सिस्टम एनिमी से मिलता है और डिसाइड करना है कि उसके ऊपर अटैक कैसे करना है, ठीक है। एंटीजन प्रेजेंटेशन यही होता है, यानी कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं वो सैंपल्स जो होते हैं बैक्टीरिया वायरस के, वो ला करके दिखाते हैं, ठीक है, टी सेल्स को कि देखो भाई बैक्टीरिया वायरस मौजूद है, अपना काम करना स्टार्ट करो। टी सेल एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर इन द पैराकॉर्टेक्स ऑफ नोड्स। अब मैंने यहाँ पर चीजों को थोड़ा डिटेल कर दिया कि कहाँ पर क्या चीज मौजूद है और क्या चीज हो रही है। आप इसको थोड़ा सिंपल कर सकते हो कि एंटीजन प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, कि जो एंटीजेंस होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं टी सेल्स को, जिससे कि वो एक्टिव हो सके। टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि कहाँ है, इन द पैराकॉर्टेक्स ऑफ नोड। दीज एंटीजेंस आर शोन टू टी सेल्स। ये जो एंटीजेंस होते हैं टी सेल को रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इफ अ टी सेल रिकॉग्नाइजेस द थ्रेट इट मल्टीप्लाइज रैपिडली। जैसे ही एंटीजन टी सेल के सामने आया, डेंड्राइटिक सेल लेके आया कि देखो ये रहा एंटीजन, टी सेल उसे पहचानेगा। अगर उसे लगा कि भाई ये डेंजर है, थ्रेट है, वो तुरंत मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देन बी सेल प्रोलाइफरेशन, जो बी सेल्स हैं वो तुरंत क्या होंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे फॉलिकल्स के अंदर। बी सेल्स आर एक्टिवेटेड हो जाएंगे, टी सेल का बी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे टू ट्रांसफॉर्म इनटू प्लाज्मा सेल्स। बी सेल किसमें बदल जाते हैं, प्लाज्मा सेल में बदल जाते हैं, जो कि ढेर सारी एंटीबॉडीज बनाएंगे और फिर मारकाट चालू होती है, ठीक है। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, कैसे काम कर रहा है उसका एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा। एंटीजन रिप्रेजेंट हुआ, टी सेल एक्टिवेट हुआ, देन बी सेल एक्टिवेट हुआ। देन इम्यून मेमोरी फॉर्मेशन आफ्टर इन्फेक्शन, सम ऑफ द सेल्स क्रिएटेड एज मेमोरी सेल्स। भाई जो बी सेल्स थे उनमें से कुछ सेल मेमोरी सेल की तरह परमानेंट रह जाते हैं कि अच्छा ये वाला आएगा तो अब बार जरूरत ही नहीं है कि एक्टिवेट करूं, ये करूं, मैं उसको पहचान लूंगा दूर से ही, अच्छा ये है, मारकाट चालू। दूर से मतलब जब आएगा तो मैं जैसे ही उसके साथ मिलूंगा, मैं ये सब इतनी प्रोसेस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लेके आओ दिखाओ कि ये देखो थ्रेट है या नहीं है ना, वो पहचान लेगा पहले ही, ठीक है। दैट इज द इम्यून मेमोरी, ये काम भी यहीं पर ही हो रहा है। क्लियर। देखो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें थोड़ा सा चीजें होती हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बहुत इजीली हो जाता है। तो मैंने पहले ही बोला है 80 मार्क्स में से आपको 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन, 25-30 मार्क्स के क्वेश्चन 5 नंबर 3 नंबर में ऐसे होंगे जहां थोड़ी डिटेल जानी पड़ेगी आपको। और फिर से मैं कह रहा हूं यहीं पर डिफरेंशिएट हो रहा है और मैं लेके चल रहा हूं हमारे जो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं उन बच्चों से लेकर के जो बच्चे थोड़ा पढ़ के पास होना चाहते हैं, हर बच्चे की यहाँ पर कवरिंग लेके चल रहा हूं मैं। तो जो बच्चे थोड़ा पढ़ के पास होना चाहते हैं वो इस डिटेल से परेशान ना हो, ठीक है। और जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए तो फिर मजेदार है ही बात, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्लेन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये कुछ नहीं, हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है, ठीक है, जिसे रास भी कहते हैं। ये हार्मोनल सिस्टम होता है जो कि बीपी को कंट्रोल करता है हमारा। कैसे, आओ देखें। तो आपको केवल ये डायग्राम, मतलब ये डायग्राम ना लिखें, केवल लिख दें किडनी, लंग्स, लीवर लिख करके ये एरो बना करके इस तरह से बना दें, या इसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्लियर है। चलिए, तो क्या होता है, जैसे ही हमारी बॉडी का ब्लड वॉल्यूम
ब्लड बीपी गिरता है और ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। ब्लड का वॉल्यूम कैसे कम हो गया, पानी वानी कम पिया या जो भी था, तो होगा क्या, किडनी डिटेक्ट कर लेती है उसको। किडनी अपने अंदर से रेनिन नाम का क्या निकालेगी, केमिकल को बाहर निकालती है। ठीक है, लिवर क्या बना रहा होता है, एंजियोटेंसिन बना रहा होता है। लिवर में जाकर के एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, देन ये जो एंजियोटेंसिन 1 है ये किसी काम का नहीं है। अब जो लंग्स हैं वो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिलीज करवाता है, वो इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये थोड़ा काम का है हमारे पास। ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं नॉर्मल होती हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। जैसी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा नैरो हो जाएंगे ये, बीपी हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो बीपी तो चलो यहां से कंट्रोल हो गया, किससे, एंजियोटेंसिन 2 से। बट एंजियोटेंसिन 2 यहां रुकता नहीं है, वो कह रहा है चल मैं जा रहा किसके पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास। तो एंजियोटेंसिन 2 एक्ट ऑन द एड्रिनल ग्लैंड, ये इस ग्लैंड पे काम करता है और उसको कहता है भाई एल्डोस्टेरोन निकालो, एल्डोस्टेरोन बाहर निकालो। क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हमारी किडनी पे काम करेगी और किडनी क्या करेगी, एक्ट ऑन किडनी टू स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड वाटर। जैसे ही सोडियम क्लोराइड को रीअब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी मैक्सिमम, पीछे पीछे पानी भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो हमारा यूरिन कम पास होगा, बॉडी से पानी कम निकलेगा, बॉडी के अंदर वॉल्यूम, पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पानी कहाँ है, मेनली ब्लड के अंदर है, फिर ठीक है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एंजियोटेंसिन 2 ने बीपी तो बढ़ा दिया, साथ साथ में उसने एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाया जिसने हमारा वॉल्यूम को बढ़ाने में हेल्प करी। ठीक है, सिंपल रास। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म ये सिंपल है, ब्रीदिंग होता क्या पहले ये बताना है। ये प्रोसेस होती है टेकिंग ऑक्सीजन, यानी कि इनहेलेशन, ऑक्सीजन को लेना, एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ठीक है, बच्चों वाला काम है। आंसर मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे डेफिनेशन पहले दोगे। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा नाम पक्का याद रखेंगे। पल्मोनरी, पल्मो मतलब लंग्स होता है, वेंटिलेशन ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ताकत लगती है इसमें। ठीक है, दैट ऑपरेट्स ऑन बॉयल्स लॉ। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है। बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री का है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, सिंपल सी कहानी है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर को बढ़ाओगे यानी कि वॉल्यूम, सॉरी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एक ही बात है। यहाँ पे वॉल्यूम से हमको कोरिलेट करना है क्योंकि प्रेशर तो बाद में होगा। वॉल्यूम को बढ़ा दो, किसी चीज के अंदर वॉल्यूम को बढ़ा दो तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे बैलून को फैला दो तो प्रेशर कम होगा, बैलून को पिचकाओ तो अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। सेम चीज हमारे लंग्स में होती है। सांस लिया, ये फैल गया, अंदर का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया, तो ऑटोमेटिक हवा अंदर चली जाती है। ठीक है, और जब छोड़ते हैं ये पिचकता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, सांस बाहर आ जाती है। आ जाओ, बॉयल्स लॉ के ऊपर ऑपरेट करता है, जो कि हमारा केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में दोनों में, विच स्टेट दैट, जो कि क्या कहता है, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब बाय चेंजिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम को बदल करके योर बॉडी, हमारी बॉडी क्रिएट करती है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर का डिफरेंस, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, चेस्ट के अंदर कम ज्यादा करती है, उस हिसाब से ज्यादा कर लेगी तो बाहर हो जाएगा, कम कर देगी प्रेशर तो बाहर से अंदर जाएगी। बाहर मतलब सराउंडिंग से अंदर जाती है हवा। That forces air either into or out of the lungs। ठीक है, वो अंदर या बाहर उस हिसाब से करती है। समझते हैं अब क्या क्या चीजें हो रही हैं। इनहेलेशनल यानी कि इंस्पिरेशन, इनहेलेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस है, मीनिंग इट रिक्वायर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एनर्जी। एक्टिव प्रोसेस मतलब ये नहीं कि हम सोच समझ के कर रहे हैं। एक्टिव का मतलब हो गया यहाँ एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, प्रोसेस क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जो डायफ्राम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां ध्यान रखेंगे, डायफ्राम जो कि द प्राइमरी मसल ऑफ ब्रीदिंग, मेन मसल हमारी जो ब्रीदिंग की डायफ्राम है, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड मूव डाउनवर्ड्स। देखो हमारा डायफ्राम जो है नॉर्मल ऐसे रहता है, चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट कुछ आपको ऐसा रहता है, और जैसे ही ये मूव डाउनवर्ड का मतलब क्या हो गया, ये फ्लैट हो गया इस टाइप से।
ठीक है, ये वॉल्यूम बढ़ गया, ये फ्लैट हो गया, ठीक है, तो ये नीचे की तरफ आया, फ्लैट हो गया, तो मूव डाउनवर्ड, फ्लैटनिंग आउट, फ्लैट हो जाता है। साइमल्टेनियसली ठीक उसी समय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के बीच में पाई जाती है, रिब्स के बीच में पाई जाएंगी, बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, पुलिंग द रिब केस अपवर्ड, और रिब केस को बाहर की तरफ, जैसे ये नीचे की तरफ होगा और रिब केस ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ खींचती है, इससे क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस मूवमेंट एक्सपेंड द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट की कैविटी बढ़ जाती है, इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्रेशर गिर जाएगा, जैसे वॉल्यूम बढ़ा अंदर का प्रेशर जो है वो गिर जाएगा। अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, एज द वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो यहाँ पे हमारा प्रेशर है लंग्स के अंदर, वो गिर जाता है। ड्रॉप्स बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है उससे कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हमारी हवा एटमॉस्फेयर से नाक और मुंह से होती हुई चली जाती है लंग्स के अंदर। एयर फ्लो होती है, एयर नेचुरली फ्लो फ्रॉम द हायर प्रेशर इन्वायरमेंट आउटसाइड, यानी कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर जो कि हमारे लंग्स में है, ठीक है, पहुंच जाती है ताकि वो इक्वलाइज हो सके प्रेशर। एक्सहेलेशन, अब जब वो हो गया वहां से फिर ऑक्सीजन वगैरह हमारा क्या होती है, ऑक्सीजन की एक्सचेंज वगैरह हो जाता है और ब्लड लेकर के ऑक्सीजन को आगे चली जाती है। अब नॉर्मल एक्सहेलेशन इज पैसिव प्रोसेस, नॉर्मल कर रहे हो मतलब कि ऐसे ताकत नहीं लगा रहे हो, नॉर्मल हो रहा है, तो ये पैसिव है, यहाँ कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी अब जब हम सांस छोड़ेंगे। ठीक है, रिलाइज ऑन नेचुरल इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, लंग्स में खिंचाव आया, अब वो वापस नॉर्मल आएगी। डायफ्राम रिलैक्स करेगा, मूव अपवर्ड करेगा, ठीक है, डायफ्राम हमारा वापस से ऊपर जाएगा, रिलैक्स करेगा। रिब्स मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, रिब्स वापस से नीचे की तरफ और अंदर की तरफ आएंगी। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और मेरी जो हवा है लंग से बाहर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर, चले आगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ सलाइवा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन आया हुआ है ये। अब सलाइवा क्या होता है, डेफिनेशन दे दोगे। सलाइवा एक वाटरी फ्लूइड होता है जो कि सैलिवरी ग्लैंड सिक्रीट करती है हमारे माउथ के अंदर, ठीक है, किसके लिए, डाइजेशन के लिए और लुब्रिकेशन ऑफ फूड के लिए। डिफाइन हो गया। कंपोजिशन की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है, बॉडी लगभग पर डे 1000 से 1500 ml सिक्रीट करती है सलाइवा। ठीक है, पानी होता है 99%, क्या काम होता है, फूड को डिसॉल्व करने का काम करता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में एंजाइम पाए जाते हैं, सैलिवरी अमाइलेज, लिंगुअल लाइपेज। सैलिवरी अमाइलेज को टाइलिन भी कहते हैं, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। लिंगुअल लाइपेज ये मुंह के अंदर कोई काम नहीं करता, लेकिन हमारा बॉडी के फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है जब ये पहुंच जाता है स्टमक में। म्यूसिन म्यूकस होता है जिससे कि फूड कैसा चिकना हो जाता है। और एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस लाइसोजाइम, ये आपका एमसीक्यू है, ये दो सैलिव कौन सा एंजाइम पाया जाता है और लाइसोजाइम में आईजीए एंटीबॉडीज पाई जाती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो पीएच, लगभग पीएच भी आपका एमसीक्यू है, 6.35 से 6.85 के आसपास रहता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट ये सब पाए जाते हैं। दूसरे सब्सटेंस में यूरिया, यूरिक एसिड ये भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो डाइजेशन का काम करता है कौन, सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करेगा म्यूसिन, और टेस्ट सेंसेशन यानी कि वाटर डिसॉल्व करता है जिससे कि जो हमारा फूड है वो टेस्ट बर्ड जो है, जो केमिकल डिसॉल्व हुआ है फूड के अंदर वो टेस्ट बर्ड तक पहुंचे और वहां से टेस्ट बर्ड उसको ब्रेन तक पहुंचाए कि क्या टेस्ट है फूड का, उसको सेंस कर सके। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। देखो कहा ना, कुछ क्वेश्चन बड़े सिंपल है, चुटकियों में खत्म, और कुछ क्वेश्चन में डिटेलिंग है। प्रोटेक्शन का भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्शन है, लाइसोसोम पाया जाता है और एंटीबॉडी ए पाई जाती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है। मेंटेन ओरल हाइजीन, क्लीन माउथ एंड टीथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके, है ना, जो माउथ के अंदर टीथ होता है, गम्स वगैरह होते हैं, उसको साफ सफाई का भी काम करता है। मेंटेन पीएच, बाइकार्बोनेट आयन इसका पीएच को मेंटेन रखते हैं, ये आप याद रखेंगे कौन से आयंस पीएच को मेंटेन कर रहे हैं। देन एड्स स्पीच, स्पीच में हेल्प करता है। कीप माउथ मॉइस्ट, हमारा माउथ को गीला रखता है, विच हेल्प इन क्लियर स्पीच, है ना, कई बार मुंह सूख जाता है, हम क्लियर बोल नहीं पाते। बात समझ में आ रही है। अगेन ये क्वेश्चन भी सिंपल है, फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, आप डायरेक्ट इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट इसके फंक्शन बता सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा इसको डिफाइन करोगे। मेडुला ऑब्लांगेटा इज द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के नीचे का हिस्सा होता है जो ब्रेन में पाया जाता है।
कंट्रोल करता है बहुत सारे जरूरी हमारे इनवॉलंटरी फंक्शंस। इनवॉलंटरी फंक्शंस यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि स्टमक का वर्क है, हार्ट का वर्क है, ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। यानी कि कंट्रोल रेस्पिरेशन और कार्डियक रेगुलेशन, ये तो आपको पक्का याद होना चाहिए मेडुला ऑब्लांगेटा में, ठीक है ना। रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, कितना तेज तेज सांस लेंगे, कितनी गहरी सांस लेंगे। हार्ट रेट एंड मेंटेन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट क्या रहेगा, कितना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड पंप होगा, उसको मेडुला ऑब्लांगेटा ही क्या करता है, कंट्रोल करता है। वैसोमोटर कंट्रोल, इट कंट्रोल द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लड वेसल का डायमीटर पतला होगा या मोटा होगा, यानी कि इनडायरेक्टली क्या रेगुलेट कर रहा है, बीपी को। रिफ्लेक्स एक्शन, निगलने वाला काम, खांसते हैं, छींकते हैं, वॉमिटिंग, ये सारे काम भी मेडुला ऑब्लांगेटा ही कंट्रोल कर रहा है। कंडक्शन फंक्शन, एक्ट एज ए पाथवे बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बाय ट्रांसमिटिंग सेंसरी एंड मोटर इंपल्स, यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच का कंडक्शन है उसको भी मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो यहां सिंपल था बातें, ठीक है। अच्छा, अब कई बार अगर आपको लगता है कि यार मेडुला ऑब्लांगेटा कहां से क्या, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो आप देखेंगे बीच में मेडुला ऑब्लांगेटा के बाद ही हमारा क्या था, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट था। तो कई बार अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को यहाँ पे डायग्राम भी देखना है, तो आप उस क्वेश्चन में वहां पॉज करके उसका डायग्राम गूगल से तुरंत देखिए, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अगर कई बार लगता है कि यहाँ मेरे को डायग्राम की जरूरत नहीं लगी तो मैंने यहाँ नहीं डाला है। अब ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ आई, तो यहाँ पर आपको एक आई का डायग्राम बना देना है, ठीक है। ये मैंने एक जस्ट दे दिया, आपने अगर बेटर प्रैक्टिस कर रखी तो वो दीजिए। एक आंख का डायग्राम, देखो जितने डायग्राम आए हुए हैं बिल्कुल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, प्रैक्टिस कर लीजिए। और डायरेक्ट आता है 3-3 नंबर में, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी, इसमें कुछ करना नहीं हम लोगों को। राइट ब्रीफली ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे फॉर्म होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल्स, यानी कि स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया इन द टेस्टिस। डिटेल के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, उसको शॉर्ट मैंने यहाँ कर दिया है। जिन सेल्स से स्पर्म बनते हैं उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। उनका नंबर कितना है, 2n, 2n मतलब क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 46 है। अभी कहाँ मौजूद है ये, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में। इनके अंदर माइटोसिस होती है और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदल जाते हैं। अभी भी इनकी जो संख्या है वो 46 है। पहला मियोटिक डिवीजन होता है, यानी कि रिडक्शन हो जाता है। नाउ अब इसके अंदर संख्या कितनी रह गई, 23 क्रोमोसोम की, और इनको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, 23 क्रोमोसोम। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, और 2 से 4 हो जाते हैं, संख्या तो 23 है ही। देन स्पर्मियोजेनेसिस होती है और अल्टीमेटली स्पर्मेटाजोआ फॉर्म होता है, जो कि सर्टोरी सेल के अंदर जाकर के चिपक जाते हैं उससे जाकर के, और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं जब तक कि बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही बना के आना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, 3 नंबर में पर्याप्त है, मोर देन इनफ। 3 नंबर 5 नंबर दोनों में चलेगा ये, ठीक है, बहुत सिंपल है ये। अब बहुत से बच्चों को स्पर्मेटोसाइट में दिक्कत आ रही होगी, तो इसके लिए बेटा आपको देखो, जहां पे आपको लग रहा है कि यार समझ में नहीं आया, रटना पड़ रहा है, कुछ बच्चों की रटने की कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है, कुछ बच्चों को लग रहा है नहीं यार मेरे को डिटेल देखना, डिटेल के लिए आपको लेक्चर वाला डिटेल देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से राइट द फंक्शन ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन, सिंपल आ गया हमारे पास, फंक्शन देने हैं। बोथ एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर पेप्टाइड हार्मोन, डिफाइन कर दिया हमने कि पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, और ये स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ध्यान रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हार्मोन्स होते हैं वो खुद नहीं बनते हैं, हाइपोथैलेमस बनाता है उनको, ठीक। एडीएच और ऑक्सीटोसिन, एडीएच का क्या काम है, इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि एंटी डायूरेटिक है, यानी कि हमारे यूरिन को कम करता है ये, ठीक है, खास करके जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो इंक्रीज करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, किडनी के अंदर यूरिन का आउटपुट को कम कर देगा, बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करता है, कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन, यानी कि इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, पानी ज्यादा निकलेगा नहीं, बॉडी में रहेगा तो बीपी बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, स्टिमुलेट यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ठीक है। अगर लेक्चर आप लोगों ने डिटेल में देखा हुआ है तो वहां साफ साफ बताया हुआ था, जो यूट्रिन में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान, जिसे लेबर पेन भी कहते हैं हम लोग, तो ये उसको बढ़ाता है। मिल्क इंजेक्शन, अल्टीमेटली आफ्टर डिलीवरी जो मिल्क बनता है उसमें इंजेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है ये। प्ले अ रोल इन मैटरनल बॉन्डिंग, माँ और बच्चे के बीच की जो बॉन्डिंग उसमें भी ये हेल्प करता है। देखो प्यार, नफरत,
ममता, ये हम लोगों ने टर्म्स दे रखे हैं शब्दों में, बट एक्चुअल में ये सब क्या है? केमिकल लोचा है। क्या है ये? केमिकल लोचा है। ठीक है ना, कभी बात करेंगे डिटेल में इसमें कि ये केमिकल निकलेगा, जैसे डोपामाइन, इसे लव केमिकल भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो प्यार आ रहा है, ठीक है, डोपामाइन कम हो गया, गुस्सा बहुत ज़्यादा कम हो गया, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो टोटल केमिकल लोचा है। तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग कैसे रहेंगे वो हमारा सोच पे डिपेंड करेगा, जैसा सोचेंगे वैसी चीज़ें रहेंगी। ठीक है, खैर वो बातें की हैं। तो फंक्शन हो गए, खत्म हो गया। ये 3 नंबर में इतना ही था, कुछ है ही नहीं ज़्यादा। ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ स्केलेटल मसल। अब यहाँ पर आपको बेटा ये डायग्राम थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और डायग्राम अगर आपको ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा है जिन बच्चों को, वो लोग बेटा आप लोग डिटेल लेक्चर, जो मैंने कहा 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको डिटेल लेक्चर देखने पड़ेंगे, तो वो लोग आप लोग डिटेल लेक्चर उसमें, ठीक है ना। डिटेल लेक्चर कहाँ मिल जाएंगे? जो बच्चे लाइव क्लास में हैं उनको लाइव क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं चैप्टर के अंदर। यूट्यूब में बच्चों को देखने में दिक्कत आती है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? चैनल के होम पे जाइए, चैनल पे क्लिक कीजिए, उसके होम पे जाइए। होम में सब्जेक्ट वाइज सब कुछ अरेंज हो रखा है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे सब्जेक्ट वाइज उस सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, चैप्टर मिल जाएंगे, और चैप्टर कौन सा आप देख लीजिए, चैप्टर 10 है, उसमें जाकर के आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म। देन हमारे पास 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब इसमें देखो मैंने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेशंस आती है। व्हाट आर गॉबलेट सेल्स? ये खास तरह के सेल्स होते हैं, कप शेप के होते हैं, यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये, ठीक है। मेनली जो गॉबलेट सेल्स होती है क्या होती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हमारे एपिथेलियल लाइनिंग इंटेस्टाइन में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती हैं। ये एक मेन चीज हो गया। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इंटेस्टाइन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाती हैं। मेन काम क्या है? म्यूकस सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती है? म्यूकस। देन व्हाट आर द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो हमारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं? प्रोटीन फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, जो कि शेप प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट करती हैं सेल्स को, उनको हम लोग साइटोस्केलेटल कहते हैं। लाइसोसोम्स अभी हमने पढ़े थे, ठीक है, जो हमारे सलाइवा में पाए जाते हैं प्लस सेल के अंदर पाए जाते हैं। तो इसको पूरा डिटेल में लिख दिया है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन एनिमल सेल्स ऑफन टर्म्ड एज सेल्स सुसाइड बैग, पूरा डिटेल कर दिया है। आप लोग सिंपल लेस कह सकते हो कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती है, जो कि क्या करती है? डाइजेशन का काम करती है। सेल के अंदर जो भी फालतू चीजें होती है उनको खा डालती है। इसके अंदर रफली 50 एसिडिक हाइड्रोलिसिस एंजाइम्स, जो कि वेस्ट मटेरियल या फॉरेन इन्वेडर्स, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी सेल डेब्रिस से खा पी के अलग कर देती है। सुसाइड बैग, सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल और रिसाइकलिंग सेंटर, ये इसके सिनोनिम है। नेम एनी 2 कार्टिलेज, कोई भी नाम दे दो। हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज, फाउंड इन जॉइंट नोज को, ये आपको टिश्यू वाले चैप्टर से आया हुआ है। व्हाट इज आरएच फैक्टर? आरएच फैक्टर क्या होता है? एक तरह की प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल के ऊपर पाई जाती है। जिसके ऊपर होता है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, जिनके अंदर नहीं होता उसे हम नेगेटिव बोल देते हैं। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, जब 90-60 से नीचे हो जाता है तो उसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। टाइडल वॉल्यूम PYQ1 में बता रखा है, ठीक है। अब देखो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है। देन नेफ्रॉन क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जो मेन फिल्टर का काम करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन को क्वेश्चन भी आ गया इसके अंदर। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो चेंजेस होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जो कि 28 डेज की होती है साइकिल। बीपी क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वेसल वॉल्स। अब ये सिंपल है। 1 मार्क्स क्वेश्चन अगर आप देखोगे, अगर आपने प्रॉपर स्टडी कर रखी है जिन बच्चों ने, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। मेंशन 2 डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, जिसको पता है, नहीं पता है। देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन में यही है। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस इन द डैश ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, पढ़ रखे हैं तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन ज्यादातर ये रहता है। पावर हाउस ऑफ सेल फिर रिपीट हो गया यहाँ पर। लंग्स लाई, कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लंग्स लाई इन द थोरेसिक कैविटी, सेपरेटेड बाय डायफ्राम, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3। क्लियर है बातें? तो 1 मार्क्स क्वेश्चन बेटा थोड़े से वैसे रहेंगे, आते हैं तो आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। अब मैच द फॉलोइंग। सेरेब्रम क्या कर रहा है? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, मिडब्रेन। काम लिखे कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल द विजन। अब जिसको फंक्शन पढ़ रखे हैं तो कर लेगा। तो यहाँ पर
कुछ भी चीज एक्सप्लेन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे जस्ट मैचिंग कर दी मैंने। सेरेब्रम सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, सेरेबेलम मेंटेनेंस ऑफ बॉडी पोस्चर, ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, मिड ब्रेन कंट्रोल करता है हमारे विजन और हियरिंग को। तो जिसको एग्जैक्ट फंक्शन पता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं पता तो उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एमसीक्यू में बेटा ये रहेगा ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, यहाँ पे आप तुक्के नहीं लगा पाएंगे फंक्शन के ऊपर अगर बात आती है तो। क्लियर है बातें? तो चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द पीवाईक्यू 2। नेक्स्ट पीवाईक्यू मिलते हैं, और तीसरे के बाद चौथे पांचवें में आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं। डिटेल जो क्वेश्चन बन रही है उसे डिटेल लेकर चल रहा हूं। इन्हीं क्वेश्चंस को जो बच्चे लास्ट में पढ़ाई कर रहे हैं, ये 5, 6, 7, 8 जो भी पेपर करा दूंगा, इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, 100% गारंटेड पास हो जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।